Today, one voice brings together thousands of people from across the globe. I have heard when more than half of the nation was in darkness, how come Gujarat managed 24 hours electricity? Can the right moral values and progress walk hand in hand? Witness an epic moment as Narendra Modi becomes the first Indian politician to use Google Plus Hangout to answer your questions and share his vision for a strong and glorious India, long cherished by Swami Vivekananda. Get face to face with the Chief Minister along with Ajay Devgan as he takes your questions and speaks about his point of view on Indian culture, politics, social issues, economic growth, and his personal style. Welcome to this defining moment on Google Plus Hangout. Hello everyone. Welcome to the Google Hangout. We're very sorry, we apologize for the delay because we were told that the whole system crashed. There was so much of traffic and it took us an hour to manage that. But anyways, now that we start, जब मुझसे पूछा गया कि will I be a part of this, तो मैंने immediately हाँ कर दी, क्योंकि मोदी जी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि बहुत कमाल के लीडर हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं उन्होंने, एजुकेशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंडस्ट्रीज के लिए रेड कारपेट वेलकम है, ही इज अ पीपल्स लीडर. फिर मुझे इनसे मिलने का मौका मिला व्हेन वी स्टार्टेड अ सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात कॉल्ड रोहा सोलर. और जो कुछ मैंने इनके बारे में सुना था, मुझे लगा कि सब का सब सही है. जिन जिन लोगों ने जो मुझे बताया था, आई थिंक एवरीथिंग वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. तो मैंने इनसे बहुत सारे सवाल किए कि कैसे मैनेज किया आपने और आपकी टीम ने इतने सब रिफॉर्म्स और ये सब. तो उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब दिए मुझे. आज आपका मौका है, आप इनसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं. तो मिस्टर मोदी. मित्रों नमस्ते. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज विश्व भर में फैले हुए भारत के संबंध में जिज्ञासा रखने वाले लोगों से और भारत के प्रति प्रेम रखने वाले आप सबसे मिलने का अवसर मिला है. भाई अजय जी ने कहा कि इतना ट्रैफिक बढ़ गया, लाखों की तादाद में एक साथ लोग इस पर आ गए और उसके कारण कठिनाई ये हो गई कि करीब आधा पौना घंटा आप लोगों का खराब हो गया. मैं इसके लिए आपकी क्षमा मांगता हूं. मैं गूगल प्लस का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है आप सबसे बात करने का. और मुझे तो लगता है कि गूगल प्लस की एक नई डेफिनेशन शायद बन जाएगी कि गूगल प्लस इज ए पल्स ऑफ ग्लोब. और पूरे ग्लोब की पल्स को पकड़ने का काम इन दिनों गूगल कर रहा है. तो मैं गूगल के मित्रों का भी आभारी हूं और मैं देख रहा हूं उनके 30-40 लोग यहाँ पिछले एक घंटे से बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे कि ये ट्रैफिक को कैसे क्लियर करे. रोड पर ट्रैफिक पुलिस को जितनी दिक्कत नहीं होती है, उससे ज्यादा दिक्कत इन मित्रों को हो रही थी. खैर मित्रों, ये स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं और उस युवा शक्ति वर्ष के रूप में मना रहे हैं. और उस समय मुझे आप सब नौजवानों से मिलने का जो अवसर मिला है, ये अपने आप में मैं अपना एक सौभाग्य मानता हूं. स्वामी विवेकानंद जी का सपना था भारत माता विश्व गुरु बने. क्या हम सब मिलकर के स्वामी विवेकानंद के इन सपनों को पूरा कर सकते हैं? मेरी आत्मा कहती है कि 120 करोड़ के देश में वो ताकत है कि स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा कर सकते हैं. 150वीं जयंती जब मना रहे हैं, तब उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करने का एक संकल्प का अवसर बने, इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं. मित्रों, मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक के बाद एक आपकी भावनाओं को मैं समझने की कोशिश करूंगा, आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा. मैं ये तो दावा नहीं करता हूं कि आपके हर सवाल का जवाब आपको संतोष देगा, लेकिन मैं इतना वादा करता हूं
मैं जो भी कहूँगा दिल से कहूँगा, आपसे कुछ भी छुपा के नहीं रखूँगा। आपका पूरा अधिकार है लोकतंत्र में मुझसे हर सवाल पूछने का, और मेरा दायित्व बनता है हर सवाल का जवाब देना। तो आइए प्रारंभ करें। तो फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल पवन कौशल है गुड़गांव से। तो पवन, आप हैं? यस, थैंक्स अजय। अपने बारे में कुछ बताइए एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आदरणीय मोदी जी नमस्ते। मैं नमस्ते। पवन कुमार कौशल, भारतीय एयरटेल में वाइस प्रेसिडेंट B2B बिजनेस, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे मूल पर्सन का आधार है युवा, भारत और 21वीं सदी। पूरे विश्व भर का मानना है कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी, और जिसमें चीन और भारत मूलतः दो आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति और उपभोक्ता बाजार के रूप में महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। परंतु पहले दशक के अंत के आते आते ऐसा लगता है कि भारत इस दौड़ में चाइना से पीछे छूट गया है। यद्यपि हमारे यहाँ पर 500 मिलियन प्लस यूथ जो है, उनका एवरेज आयु 30 ईयर से बिलो है। अभी तक हमारे पास युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं है, ताकि उनको हम एक बेसिक एजुकेशन दे सकें, उनका स्किल बिल्डअप कर सकें, डोमेन स्किल बिल्डअप कर सकें और उनको रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें, ताकि वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा भारतवर्ष आपसे बड़ी उम्मीदों की तरफ देख रहा है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारा इस दिशा में युवाओं का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। पवन जी, आपके दिल में जो दर्द है ना, वही देश की बहुत बड़ी ताकत है। और ऐसे करोड़ों लोग देश के नौजवान हैं जिनके मन में ये दर्द है, ये पीड़ा है कि हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं समझता हूं ये दर्द अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। जहां तक आपने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, ये दुनिया ने स्वीकार किया हुआ है। 21वीं सदी एशिया की है तो क्या वो हिंदुस्तान की सदी बनेगी या चाइना की सदी बनेगी, इसकी डिबेट चल रही है। मित्रों, जब जब विश्व मानव जात ने ज्ञान युग में प्रवेश किया है, तब भारत ने नेतृत्व किया है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, सामरिक संसाधनों की सदी नहीं है, आर्थिक संपन्नता की सदी नहीं है। और जहां ज्ञान की सदी का सवाल है, तब मैं बहुत अंतर्मन से मानता हूं कि इस सदी में भारत नेतृत्व करेगा और पूरी शक्ति के साथ नेतृत्व करेगा और विश्व कल्याण के मार्ग पर जाएगा। दूसरा विषय जो आपने कहा, ये बात सही है कि हमारा देश डेमोग्राफिकली विश्व का सबसे युवा देश है। 65% पॉपुलेशन आज देश की 35 से नीचे है। और जिस देश के पास इतना बड़ा युवा वर्कफोर्स हो, अगर उसको ठीक ढंग से चैनलाइज किया जाए तो हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण काम है स्किल डेवलपमेंट। आपकी बात सही है कि चाइना ने स्किल डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। हजारों की तादाद में स्किल डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। भारत ने भी उस दिशा में कुछ प्रयास आरंभ किए हैं, लेकिन गुजरात ने विशेष रूप से इस पर बल दिया है। हम स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती को युवा वर्ष के रूप में मना रहे हैं, लेकिन उसमें स्पेशल फोकस हमारा है स्किल डेवलपमेंट। और हमने पूरे गुजरात में इतनी बहुत बड़ी मात्रा में इतने क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट के काम को शुरू किया है कि जिसके कारण वैल्यू एडिशन हो रहा है, एक प्रॉपर वर्कफोर्स तैयार हो रहा है और हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने। विश्व के बाजार को कब्जा करने का सपना देख करके हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में हमारे स्किल का उपयोग करें, इसकी ओर हम ध्यान दे रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत की युवा शक्ति पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करेगी। जब तक आईटी का जमाना नहीं आया था, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखने को तैयार नहीं थी। जब आईटी में हमारे 20-22 साल के नौजवानों ने दुनिया को अचरज में डाल दिया, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के ज्ञान का लोहा मानना पड़ा।
तो पूरे विश्व ने आज हमें शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। ये हमारे 18, 20, 22 साल के नौजवानों ने किया है। तो मुझे उन पर भरोसा है, मुझे उन पर नाज है। वो आगे चल करके भी उस शक्ति और सामर्थ्य को दिखाएंगे। गुजरात ने कुछ प्रयास किए हैं, प्रयोग किए हैं, वो सफल रहे। मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। मेरे चेंबर में, मेरी ऑफिस में एक सीएम फेलोशिप का कार्यक्रम मैं करता हूं और मैं विश्व के भारतीय युवकों को निमंत्रित करता हूं कि आइए सीएम फेलोशिप में जुड़िए। आपको जानकर के हैरानी होगी, जिनको साल का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के पैकेज हैं, ऐसे नौजवान अपनी ऐसी होनहार नौकरी छोड़ करके मेरे यहाँ सीएम फेलोशिप में आते हैं। 15,000, 20,000 रुपए में काम करते हैं। छोटी सी कुटिया में रहते हैं, एक छोटे से रूम में रहते हैं और पूरी सिस्टम को समझते हैं। और उनके कारण मुझे इतनी फ्रेश एयर मिलती है, इतने नए नए विचार मिलते हैं, इतनी नई टेक्नोलॉजी का वो उपयोग करते हैं कि पूरी मेरी व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। और मेरा ये सीएम फेलोशिप का प्रयोग पिछले 2-2.5 साल से ही मैंने चलाया है। आगे चल करके मैं उसको बहुत विस्तार करने वाला हूं। तो देश की युवा शक्ति को हम उपयोग कर सकते हैं। पिछले साल मैंने एक कार्यक्रम किया था, गुजरात गोल्डन जुबली ईयर था। गुजरात गोल्डन जुबली ईयर में मैंने युवकों को कहा कि आप 100 घंटे दीजिए। और मैं हैरान हूं कि करीब करीब लाखों की तादाद में नौजवानों ने 100 घंटे दिए। अपने तरीके से कहीं सफाई का काम किया, कहीं शिक्षा का काम किया, कहीं आरोग्य का काम किया और किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, कुछ न कुछ देश को देने के लिए किया। अगर आज मेरे जैसे एक छोटे व्यक्ति ने नौजवानों को प्रार्थना की और इतनी बड़ी तादाद में 100 अवर देने वाले नौजवान मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी मेरे यहाँ एक अभियान चलाया है, गुटखा मुक्ति अभियान। लोगों को कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं नौजवान, गुटखा खाने के कारण माँ बाप अपना नौजवान बेटा खो देते हैं, कई नौजवान बहन विधवा हो जाती हैं। इस पीड़ा को देख करके गुजरात में हमने गुटखा प्रतिबंध का अभियान चलाया और मैंने एक लोगों को अभियान किया कि आप मुझे 8009 मिस कॉल करके मेरे साथ समर्थन जुड़ाइए। मैं देख रहा हूं कि नौजवान इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 8009 इस पर मिस कॉल कर करके इस पूरे मेरे काम को इतना संबल दे रहे हैं कि मोदी जी, गुटखा मुक्ति के लिए हम आपके साथ हैं। ये नौजवानों की शक्ति को जोड़ने के हमको तरीके ढूंढने पड़ेंगे और अगर हम तरीके ढूंढेंगे, मैं मानता हूं हमें सफलता मिलेगी। पवन, मैं बहुत आभारी हूं आपका। आपने देश की चिंता की है, देश के भविष्य की चिंता की है और विशेष करके देश के नौजवानों के लिए आपके दिल में दर्द है। वही दर्द देश की एक नई ताकत है। माननीय मोदी जी, आपने जो मार्गदर्शन किया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपके गुजरात से बाहर पूरे देश के युवाओं का मार्गदर्शन कीजिए। हम सब युवा भी आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार खड़े हैं। धन्यवाद। थैंक यू पवन। मुझे और ऐसा लगता है कि जो की टू प्रोग्रेस अगर देश का है तो वो एजुकेशन है। राइट। जिसमें आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी आवश्यकता है कि हम प्राइमरी एजुकेशन पर बल दें, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दें और उसके बड़े से साथ साथ अच्छे टीचरों पर बल दें। आप जानते हैं कि आज किसी भी माँ बाप को पूछ लिया जाए कि आपके जीवन की एक पहली प्राथमिकता क्या है, हिंदुस्तान के अमीर से अमीर व्यक्ति को भी पूछोगे, गरीब से गरीब व्यक्ति को पूछोगे, तो जवाब ये देगा कि मेरी प्राथमिकता है मेरे बच्चों की शिक्षा। हर व्यक्ति को अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता है। अमीर से अमीर आदमी को भी बच्चों की शिक्षा की चिंता है। और बच्चों की शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि एयर कंडीशन स्कूल, उसकी अपेक्षा है अच्छे टीचर। हमारे देश में अच्छे टीचर का निर्माण हो, इस पर एक नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ IIM चलते हैं, IIM से पढ़ करके CEO निकलते हैं। दुनिया की कंपनियों को बढ़िया ढंग से चलाने वाले CEO को पैदा करने का काम हिंदुस्तान की कई IIM के द्वारा हो रहा है। क्यों ना हम एक नया इनिशिएटिव ले। मित्रों, मैंने गुजरात के अंदर एक इनिशिएटिव लिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, IITE। इस IIT हमने टीचर्स निर्माण करने के लिए एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी बनाई है और इस स्वतंत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा
12th के बाद जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, इन सबको हम इनवाइट करते हैं। ऐसे नौजवान आ रहे हैं और उसमें से वो टीचिंग में ही ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पीएचडी करेंगे। और मित्रों, पूरे दुनिया में मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर्स की आवश्यकता है। हिंदुस्तान जैसा देश दुनिया में टीचर एक्सपोर्ट कर सकता है, और जब टीचर एक्सपोर्ट करते हैं तब हमारी संस्कृति को भी साथ साथ एक्सपोर्ट करते हैं। पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाला हिंदुस्तान जब टीचर पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है तो पूरे दुनिया को एक मानवता के पाठ पढ़ाने का भी काम कर सकता है। विश्व के अनेक संकटों के निर्मूलन का भी एक रास्ता हमारा देश दिखा सकता है। और उसी दिशा में एक छोटा सा प्रारंभ गुजरात ने किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन एक टीचर्स निर्माण करने वाली यूनिवर्सिटी, और मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूं जैसे आईआईएम के कैंपस के इंटरव्यू में जाकर के जो लोग सीईओ ढूंढते हैं, वे करोड़ों रुपयों के कैंपस इंटरव्यू के साथ पैकेज देते हैं। वो दिन आएगा जब कैंपस इंटरव्यू होगा, लोग टीचर्स ले जाएंगे और टीचर्स को लेकर के अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। तो एजुकेशन के दिशा में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। गुजरात ने कुछ प्रयास किए हैं। Mr. Trivedi from London, would you like to ask him? What do you want to ask him? Hi, good evening. My name is Rohit Trivedi. I work as a consultant for a retail group in London. My question to Mr. Modi ji is, can you please define secularism? Why is that the media and the Congress have, if I can say, communalized the issue in the word? Thank you very much. त्रिवेदी जी, आपने एक बड़ा सनातन सवाल पूछा है। सेक्युलरिज्म पर हमारे देश में भारी डिबेट होती रहती है और सेक्युलरिज्म की कई डेफिनेशन हो रही है। डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो तो आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन हर एक ने अपने अपने तरीके से की है, और मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि हर व्यक्ति ने अगर सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन की है तो मैं भले ही छोटा इंसान हूं, मुझे भी सेक्युलरिज्म की अपनी डेफिनेशन देने का अधिकार है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लिए सेक्युलरिज्म मीन्स इंडिया फर्स्ट, मेरा भारत सबसे पहले। ये अगर हर भारतीय के दिल में रहा, वो सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म है। आपने कहा ये बात सही है कि जिस देश में वसुधैव कुटुंबकम भावना रही हो, जिस देश में सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सर्व के कल्याण की कल्पना जहां रही हो, वो देश जहां पेड़ और पौधे में भी परमात्मा देखा जाता हो, वो देश जो चींटी को भी खाना खिला करके खाने का स्वभाव रखता है, वो देश को अगर कोई दुनिया के लोग सेक्युलरिज्म पढ़ाने की बातें करते हैं तो उस देश का अपमान दिखता है। हिंदुस्तान ही है जिसने सारे विश्व को सही अर्थ में सेक्युलरिज्म सिखाया है। जब तक अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहां के सेक्युलरिज्म को कभी सवाल नहीं उठा था। जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, कभी सेक्युलरिज्म का सवाल नहीं उठा था। जब बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा था, कभी सेक्युलरिज्म का सवाल नहीं उठा था। जो हिस्से हिंदुस्तान से कट गए, वहां सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया। हिंदुस्तान ही सेक्युलरिज्म की गारंटी है, हिंदुस्तान के डीएनए में है, यहाँ की जेनेटिक व्यवस्था में है। और इसलिए राजनेता सेक्युलरिज्म के नाम पर कितने ही रोटियां सेकते रहते हो, राजनीति करते रहते हो, सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को बुरा भला कहने की फैशन रखते हो, उसके बावजूद भी मेरा भरोसा है कि हिंदुस्तान के जहन में सबको साथ लेकर के चलने की ताकत है। और हम लोग कहते हैं कि सर्वपंथ समभाव। वोट बैंक की राजनीति ने हमारे सेक्युलरिज्म की ऊंचाइयों को बहुत खोखला कर दिया है। जिस दिन वोट बैंक की राजनीति खत्म होगी, हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म पूरा विश्व समझ पाएगा। विश्व को साथ रखने का सामर्थ्य, मुझे गुजरात का उदाहरण है। आज से 700 साल पहले दुनिया की माइक्रो माइनॉरिटी पारसी कौम ईरान से आई और मेरे गुजरात के अंदर भाई की तरह बस गई। आज हमारे यहाँ दुनिया की माइक्रो माइनॉरिटी गुजरात में रहती है और सबसे सुखी है, सबसे सुखी संतोषी हैं। ये मैं गुजरात के अनुभव से कह सकता हूं। ये हिंदुस्तान की ताकत है और उस ताकत में हमें नाज होना चाहिए। हम पूरे विश्व को अपना मानने वाले लोग हैं, पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग हैं, और इसलिए सेक्युलरिज्म पर कोई खतरा नहीं है। सेक्युलरिज्म की समझ को कुछ लोगों ने
नुकसान पहुंचाया है, वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी तो वो भी ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। Thank you very much for your answer, and I wish you all the best for your coming election, and wish I can work as a volunteer for you one day. Thank you. Thank you. Mr. Mani Bhushan from Bangalore. गुड इवनिंग मिस्टर अजय देवगन, नरेंद्र मोदी जी, और मैं आपके इस पहल का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए, माय क्वेश्चन इज, जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ डोंट वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन पॉलिटिक्स बिकॉज इसका एक ही रीजन है कि पॉलिटिशियन का बैड इमेज, इवन इफ दे वांट देयर फैमिली विल नॉट अलाउ टू डू सो। तो आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है? बिकॉज वी ऑल नो कि until and unless youth will not be active, we cannot expect India to be a developed country by 2020 or before that. What you wanted to say or how you would like to convey them? देखिए, राजनीति अपने आप में खराब नहीं है। ये देखा जाए तो भगवान कृष्ण किस चीज से जुड़े हुए थे? वो जो सारा कारोबार था वो अपने आप में राजनीति थी। भगवान रामचंद्र किससे जुड़े थे? वो जो कारोबार था वो अपने आप में राजनीति थी। भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? राज परिवार में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक सॉल्यूशन खोजने के लिए, देश को आजादी देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र को पदार्पण करके पूरे देश को जगाया था। तो राजनीति अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी की जो ललक थी, आजादी के बाद उस ललक को जिंदा रखने का जो जरूरत थी, हमने स्वराज्य प्राप्त किया, उसी मिजाज से सुराज्य प्राप्त करने की दिशा में हमने अगर प्रयास किया होता और देश के युवाओं को इस सुराज्य के निर्माण के लिए जैसे आजादी में हिस्सेदार बनाया था, देश आजाद होने के बाद भी हिस्सेदार बनाया होता, तो शायद ये दूरी न होती। और आज स्पेशल कोशिश करके एंट्री लेने का प्रयास करना पड़ता है, वो नहीं होता, वो सहज रूप से होता। दूसरी बात है, आज से 30-40 साल पहले हमारा देश का जो नेतृत्व उभर करके आता था वो या तो आजादी के आंदोलन में से पैदा हुआ था या रचनात्मक कार्यों से हो रहा था। लेकिन धीरे 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 गिरावट आई, वो परिवार में से नेतृत्व पैदा होने लग गए। धीरे धीरे गिरावट आई, वो जातिवाद में से नेतृत्व पैदा होने लगे, जातिवादी जहर में से नेता बड़ा होने लगा। धीरे धीरे माफिया भी राजनीति में आने लगे, बंदूक की नोक से नेता पैदा होने लगे। तो इस प्रकार की बुराइयां आई हैं। उन बुराइयों को रोकना है तो अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों ने निष्ठा के पूर्वक आगे आना पड़ा है। देश के लिए कुछ झेलना पड़े तो झेल करके भी आना पड़ेगा। अपने परिवार की भी आलोचना सहनी पड़े तो आना पड़ेगा। हम ये सोचे कि सब कंफर्ट होगा, जैसे किसी के माँ बाप राजनीति में है और जैसे ही सीधा उसको स्ट्रेट वे प्रगति हो जाती है, हर एक की नहीं होगी। भाइयों बहनों, मैं अपने आप में बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं। मेरे परिवार में राजनीति का र भी कोई नहीं जानता है। मेरे पिताजी कभी गांव के अंदर भी क्या पद होता है वो जानते नहीं थे, लेकिन मैं हिम्मत के साथ समाज के लिए कुछ करने के लिए निकल पड़ा। राजनीति रास्ता बनाती चली और आज मुझे गर्व है कि राजनीति की वो ताकत होती है कि जहां बैठा हुआ व्यक्ति नीति निर्धारण कर सकता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकता है और पीढ़ी तक उसका प्रभाव पैदा कर सकता है। और इसलिए राजनीति बहुत ही निर्णायक पोजीशन पर होती है। मैं नौजवानों को निमंत्रण देता हूं कि आप आइए। लेकिन मैं उसके पहले ये कहना चाहूंगा, कुछ बनने के लिए जो लोग राजनीति में आते हैं वो राजनीति को भी बुरा करते हैं, खुद के जीवन को भी बर्बाद करते हैं। मेरी प्रार्थना होगी नौजवानों को, मुझे सलाह देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन अनुभव से मैं कहता हूं, बनने के सपने देख करके राजनीति में नहीं आना चाहिए, कुछ करने के सपने देख करके राजनीति में आना चाहिए। मैं भरोसा देता हूं आप कर भी पाएंगे और हो सकता है जनता आपको भी कुछ बना के रहेगी। जनता पे छोड़ दीजिए, आप कुछ करने के मकसद से आइए कि मुझे ये चेंज लाना है, मुझे ये परिवर्तन लाना है, मैं मेहनत करूंगा, मैं इस इलाके को ठीक करूंगा, मैं इतने दोस्तों को साथ लेके चलूंगा। आप आइए, आप हिम्मत रखिए। और बहुत ही कंफर्ट सोचते होंगे। और मित्रों, राजनीति ये मक्खन पर लकीर करने वाला खेल नहीं है। राजनीति ये पत्थर पर लकीर करने वाला खेल है और पत्थर पर लकीर करने का शौहर देश के नौजवानों में होता है। वो आएंगे, मुझे विश्वास है बहुत ही उत्तम काम करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी और अजय देवगन साहब कि आपने हमारे सवालों का इतने
अच्छे से जवाब दिया और इसके लिए हम आपको तहे दिल से फिर से स्वागत करते हैं। बहुत एक सवाल है, रिटन सवाल है, सीमा कौल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। Modi ji, how has your experience of the idea of urbanization been? Do you see it has made governance stronger at the local level? सीमा जी, अच्छा होता मैं आपसे सीधी बात कर पाता, लेकिन शायद टेक्नोलॉजी के फॉल्ट के कारण आपका रिटर्न सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं शायद आप वहां पर उस छोर पर मुझे देख भी पाती होगी और मुझे सुन भी पाती होगी, या तो बाद में शायद आपको YouTube के पर जाकर के देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छा होता मैं आपको रूबरू में बात कर पाता। आपका सवाल सही है कि गुजरात ने एक प्रयोग किया है। आज चारों तरफ अर्बनाइजेशन की एक चिंता है। गुजरात भी 42% अर्बनाइजेशन है। अगर हम अपने गांवों की चिंता नहीं करेंगे तो हम शहर को भी खतरे में डाल देंगे। महात्मा गांधी कहते थे, भारत गांवों का देश है। 60 साल तक हम गांधी जी का नाम तो लेते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उन गांवों की तरफ हम नजर नहीं कर पाए। मैं कभी कभी सोचता था कि गांधीनगर में मैं स्विच ऑन करूं, बिजली हो जाती है, टीवी ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, लेकिन गांव के अंदर बिजली के लिए तड़पना पड़ता है। ऐसा क्यों? ये बचपन से मेरे मन में आता है। जब मुझे गांधीनगर में आने का अवसर मिला तो मेरे मन में विचार आया कि गांव को भी बिजली 24 घंटे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मैंने सोचना शुरू किया। ईश्वर ने मुझे एक आइडिया दिया, पता नहीं परमात्मा ने कैसे मुझे सुझा दिया, और हमने एग्रीकल्चर फीडर और डोमेस्टिक फीडर को अलग करके टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला। और भाइयों बहनों, गुजरात पहला राज्य है कि जो गुजरात के सभी गांवों में 24/7 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर 365 डेज अवेलेबल है। यहां पावर कट क्या होता है किसी को कल्पना ही नहीं है। सोच नहीं, सारे हिंदुस्तान के अंदर बिजली जाती है, वो खबर बन जाती है। भाइयों बहनों, हमारे गुजरात में बिजली जाने की कोई खबर ही नहीं होती है। ये हमने स्थिति पैदा की है। तो गांव के जीवन में बदलाव लाना चाहिए। इस सारी सोच में से एक विचार आया कि हम क्यों ना एक ऐसा नया मॉडल खड़ा करें जिसमें आत्मा गांव की बनी रहे और सुविधा शहर की विकसित हो। और उसके लिए रूरल अर्बन कॉम्बिनेशन से हमने एक रर्बन कंसेप्ट को डेवलप किया है। और हमने अभी कुछ ऐसे स्थानों को सिलेक्ट किया है, करीब 250, जहां पर हम ये कंसेप्ट लाए हैं कि जहां आत्मा गांव की हो, सुविधा शहर की हो। और मुझे इसका फायदा दिख रहा है। जैसे 24 घंटे बिजली हुई, आपको जानकर के खुशी होगी, गुजरात हिंदुस्तान में शायद और दुनिया में भी बहुत से समृद्ध देशों में भी शायद नहीं होगा, हमारे यहाँ 18,000 गांव हैं और सभी 18,000 गांव ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वाले हैं। ये 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो हमारे गुजरात में हमने करके दिखाया है। आज मैं मेरे राज्य में कहीं पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से, टेलीफरियाद से कोई भी व्यक्ति मेरा संपर्क कर सकता है। तो हमने गवर्नेंस को और अजूत मजबूत करने में टेक्नोलॉजी का, ई गवर्नेंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भरसक प्रयास किया है। लेकिन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक तालुका सरकार कंसेप्ट विकसित किया है, जिसमें सारे निर्णय तहसील खुद क्यों न करे। अपने विकास के मॉडल को तहसील खुद क्यों न तैयारी करे। तहसील अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए क्यों ना आए, और रिसोर्स न हो तो स्टेट उसको मदद करे, लेकिन उसके अपने पोटेंशियल का पूरा उपयोग करे। पिछले 1 साल से हमारा ये तालुका सरकार का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही हमें फल दे रहा है। एक एक तालुका के बीच कंपटीशन हुई है। एक तहसील को लगता है कि हम आगे चले जाएं, दूसरे तहसील को लगता है कि हम आगे चले जाएं। दोनों के बीच में एक हेल्दी डेवलपमेंट की कंपटीशन शुरू हुई है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट के बीच कंपटीशन हो, स्टेट के बीच में कंपटीशन हो, एक ऐसा माहौल बने कि विकास का माहौल बन जाए, जन भागीदारी से बन जाए, तो गवर्नेंस की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। दूसरी बात है, आपने जो गवर्नेंस की बात कही है, मैं सिर्फ गुड गवर्नेंस से अटकता नहीं हूं। मेरी एक फॉर्मूला है P2G2, प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस। सरकार का काम फायर स्टेशन की तरह, फायर ब्रिगेड की तरह कहीं आग लगी और जाकर के बुझाना नहीं है। सरकार का काम है
एडवांस में चीजों को समझना, एडवांस में चीजों को अनुमान लगाना और उसकी व्यवस्थाओं करना। तो हमने P2G2 फॉर्मूला को अपनाया है, प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस। मुझे विश्वास है कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी और मैं कोशिश करूंगा कि गूगल के माध्यम से भी आप तक ये बात पहुंच जाए। I really think this idea of urbanization, the concept is fabulous. We have Shiva from New York. Hello, sir. My name is Shiva Kumar. I am in New York, USA. I work for ASR International Corporation. We provide services to oil and petrochemical industries and aviation industry. Sir, मेरा जन्म भूमि is Hyderabad, Andhra Pradesh, and my karma bhumi is New York, USA. And today I am really honored to have with my Priyatam Neta Narendra ji and my favorite actor Ajay Devgan ji. Sir, actually we missed a chance. We are always waiting for you to receive in USA, Narendra ji. हमें पता नहीं है हमें वो सौभाग्य कब होगा, मगर एक दिन तो जरूर होगा कि आप प्रधानमंत्री के रूप में यूएसए में खत्म लगाए एज ए स्पेशल गेस्ट ऑफ आवर। सर, आई हैव वन क्वेश्चन। आपके जो भी क्वेश्चंस अभी तक चले उसमें जो मैं आपको क्या क्वेश्चन पूछा मैं भूल ही गया था। यू आर सच एन इंस्पिरेशन लीडर and whenever we meet here in New York on any of the things, so हमारे friends या groups में काफी चर्चा होता है गुजरात के बारे में, the way the Gujarat is being developed. So once upon a time, I being from Andhra Pradesh, I always compare AP with Gujarat, but today AP is nowhere before Gujarat. We need a leader like Narendra Modi in every state of Andhra Pradesh, in every state of India. So we don't know when we'll see the dream, but definitely we'll hope to see you as Prime Minister of India so that every state will have a CM like Narendra Modi. Sir, I have a question that as a member of diaspora, I want to ask you a question. When there will be an overhaul of all the documentation process of passports, and when there will be an extended facilities for OCI and PIO membership? I heard your speech in Pravasya Bharatiya Divas in Jaipur, so I thought no one else than you will be the best person to answer this question. Thank you, sir. Shiva Garu. Namaste. Thank you, sir. Namaste. आपको भी अपना फल लगा होगा जब मैं शिवा गारू कहता हूँ तो। या आंध्र के मित्रों से सीखा हूँ कि गारू शब्द को हमारे यहाँ गुजरात में भाई बोलते हैं। मैं आपने जो मेरे लिए अच्छी भावना व्यक्त की इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन जो वीजा का विषय आपने उठाया, मेरा सपना कुछ और है। आपका सपना है कि मैं अमेरिका हूं, मेरा सपना ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए और मैं इस जिद के साथ लगा हुआ हूं। मेरा गुजरात भारत की सेवा में पूरी तरह कोशिश कर रहा है और जितना पार्ट आज जनता जनार्दन ने मुझे दिया है उतना मैं उस मिजाज से आगे बढ़ा रहा हूं। आपके आशीर्वाद है, आपकी शुभकामना है, मुझे जरूर ये ताकत मिलेगी। दूसरी बात है, आपने कहा कि ई पासपोर्ट वगैरह, आपकी बात सही है। अब वो इतना बड़ा पासपोर्ट लेकर के घूमने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बायोमेट्रिक सिस्टम से ही सभी एयरपोर्ट पर पूरे डॉक्यूमेंट निकल सकते हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है। वो दिन दूर नहीं होगा कि जब ई गवर्नेंस के माध्यम को जितना फैलावा होगा ई पासपोर्ट आएंगे। भारत सरकार कब करेगी, कैसे करेगी वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर भारत सरकार
गुजरात के लोगों का पासपोर्ट ऐसा बनाने का काम मुझे दे दे तो मैं 1 साल में कर सकता हूँ। और मैं आप भी अगर हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखते हैं तो मैं कहूंगा कि आप गुजरात के नागरिक बन करके आप जरूर उस पासपोर्ट को हमारे यहाँ निकलवा दीजिए। लेकिन ये डिपार्टमेंट भारत सरकार का है, भारत सरकार कब करेगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आज इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के घूमने की। और कभी पासपोर्ट चोरी हो जाए और उसमें झूठे लोग अपना फोटो लगा करके एक दूसरे देशों में चले जाएं, टेररिज्म की एक्टिविटी करें, गुनहगार लोग भाग जाएं, ये सारे संकटों से बचाया जा सकता है और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मदद कर सकती है, मुझे विश्वास है। कुछ और जैसा आपने कहा, मैं जब जयपुर आया था मैंने इन सारे विषयों को लिए कहा था कि पूरे विश्व में फैला हुआ जो भारतीय समाज है, जो कोई 150 साल पहले गया होगा, कोई 15 साल पहले गया होगा, इन सबको एक ताकत के रूप में मानना चाहिए। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समाज को भारत की एक शक्ति का हिस्सा मानना चाहिए और हमारी सारी भारत के विकास की व्यूह रचना में उन शक्तियों को जोड़ना चाहिए। हमने वो विदेश में रहते हैं, विदेश में कमाते हैं, कैरियर में हैं, ऐसी छोटी सोच से नहीं चलना चाहिए। वो जहां है वहां वो एक शक्ति है, उस शक्ति को हमारे साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए और उसके लिए जो भी हो सके वो करना चाहिए। और जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तब मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप हिंदुस्तान का पासपोर्ट होल्डर है, आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो आप अमेरिका से बैठ करके भी हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं। एक फॉर्म 6 इलेक्शन कमीशन का होता है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो फॉर्म लेकर के आप उस फॉर्म भर करके आप हिंदुस्तान में वोट डाल सकते हैं। आप पोस्टल बैलेट भी कर सकते हैं और इसलिए भारत का साथ नाता आपका जुड़ा रहे, भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस का आप हिस्सा बन सके, ये भी कोशिश होनी चाहिए। और मेरे यहाँ तो गुजरात में चुनाव भी है, मेरे गुजराती भाई विश्व भर में फैले हुए हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि अगर वो भारतीय नागरिक हैं, गुजरात में उनका अगर मताधिकार है तो उन्होंने कोशिश करनी चाहिए, उस फॉर्म 6 भर करके वोट हमेशा देने का प्रयास करना चाहिए, ये मैं उनसे अनुरोध करूंगा। और शिवा गारू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब हिंदुस्तान आए जरूर आइए, आपका स्वागत है गुजरात आने के लिए। सर थैंक यू सो मच। आप जब भी यूएसए आए तो हमारे घर पे एक वन टाइम यू हैव टू हैव लंच और डिनर सर, और ब्रेकफास्ट। थैंक यू भैया। इट्स ओपन इनविटेशन टू यू एंड sir. Thank you, And sir. I have some friends here, they just want to say namaste to you. नमस्ते जी, आपका पूरा परिवार का परिचय करवा रहे हो। They just want to say hello to you sir, they are excited। आप है तो परिचय करवा दीजिए हमको। सर ये अमित त्यागी है, he is from New Delhi, and Mr. Samrat, he is from Hyderabad, and there are others who are standing, but I don't want to take much of your time. Thank you भैया। Sir, thank you, it's honor। Thank you, Shiva. Thank you. Satya, Satya from Hyderabad. Is Satya there or should we move on? Yes, I'm there. Hello. Okay. Namaste Ajay ji, I'm there. Namaste. Just I was talking with a Hyderabadian from New York. नहीं हैदराबाद से ही बात कर रहे सर। हिंदुस्तान के रहने वाले तो हिंदुस्तानी रह के इधर ही रह गए। मेरा नाम सत्यलक्ष्मी है, हैदराबाद की रहने वाली हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ, साथ साथ मैं टीचर भी हूँ। जैसे कि आपने बोला कि टीचरों की बहुत ज़रूरत है हमारे लिए, तो मेरे को अच्छा लगता है टीचिंग करना और मैं टीचर भी हूँ। मेरा सवाल ये है, पिछले कुछ दिनों में देखा जाए गुजरात में लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या की गणना में बहुत कम थी। आपके शासन के 10 साल में ये संख्या जो है बहुत अच्छी वृद्धि हो गई है, लड़कियों की संख्या जो है वो अच्छी वृद्धि हो गई है। आपने ऐसा क्या जादू किया कि लोगों की दृष्टि बदल गई है, सोच बदल गई है, जिससे इतना अच्छा बदलाव आया? सत्या जी, आपने मेरे हृदय को छूने वाला सवाल पूछ लिया है। इट टच टू माय हार्ट। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा और शायद श्रोताओं को भी ये मेरे मन की बात सुनना अच्छा लगेगा।
1 का सेंसस, उसका पूरा रिपोर्ट 2004 में हमारे पास आया और हमारे अफसर लोग मुझे ब्रीफ कर रहे थे। और उसमें जब मैंने ये जेंडर की स्थिति देखी, मेल फीमेल रेशियो देखा, तो मैं चौंक गया। यानी मैं एक प्रकार से कांप गया था। मैंने सोचा कि ये समाज कैसे चल सकता है अगर 1000 लड़कों के सामने 700 प्लस लड़कियां हैं, तो संसार कैसे चलेगा? ये इम्बैलेंस क्या परिस्थिति पैदा करेगा। और कुछ तहसील में तो हालत और खराब थी, जिसने मुझे बहुत बहुत पीड़ा दी। लेकिन मुझे उसमें से एक आशा भी जन्मी। मेरे यहाँ जो उमरगांव से अंबाजी तक का ट्राइबल बेल्ट है, जो मेरा आदिवासी भाई है, वहां पर लड़कों से लड़कियों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी। बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ी ज्यादा थी। 1000 के सामने 1020, 1025 ये संख्या थी। तो मुझे लगा कि मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों से मुझे कुछ सीखना चाहिए और मेरे गुजरात को भी सिखाना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा सिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक दिमाग में बेटा बेटी एक समान ये भाव पैदा नहीं होता है, तब तक ये परिस्थिति बदलनी नहीं। और इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और हमने खुद ने बहुत बड़ा जन आंदोलन किया। मैं खुद उसका नेतृत्व करता था। राजनीति को बाजू में छोड़ दिया, सरकार को बाजू में छोड़ दिया। मैं हर हफ्ते समय देता था बेटी बचाओ आंदोलन के लिए। फिर कुछ कानून कड़े किए, डॉक्टरों को हमने मजबूर किया कि ये सब बंद कीजिए, आप ये स्थिति आप नहीं चलने देंगे, तो इसको भी हमने रोका। और साधु संतों को जोड़ा, मैरिज सेरेमनी में भी शपथ दिलवाना शुरू कर दिया। मास मैरिजेज मेरे यहाँ होते हैं, उसमें भी शपथ दिलाना शुरू कर दिया। माताओं को विशेष रूप से इकट्ठा किया कि अब हम किसी भी मां के गोद से, पेट से बेटी की हत्या नहीं होने देंगे। अनेक बच्चों ने ड्रामा तैयार किए, स्ट्रीट ड्रामा तैयार किए। यानी लोक शिक्षा का एक अनुभव हुआ। कभी कभी हमने एक ऐसे कुछ तो इमोशनल ड्रामा बनाए हुए हैं कि गर्भ में से ही बेटी बोल रही है कि मां तुम मुझे मत मारो। वो जब कहती है तो पूरा ऑडियंस रो पड़ता है। एक इमोशनल स्टेज पर हम चीज को ले गए और धीरे धीरे स्थिति बनी कि आज हम काफी आगे हैं। और अभी भी करना बहुत बाकी है। हम ये दावा नहीं करते हो गया है, लेकिन पुरानी खोट इतनी है, इतना मार्जिन है, इसको भरने में हमें समय जाएगा। लेकिन मुझे इतना संतोष है कि आज जितने लड़के पैदा होते हैं, करीब करीब उतनी ही लड़कियां पैदा होना शुरू हुआ है। पुराना बैकलॉग इतना है कि जिसमें लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम है। लेकिन आगे वाले दिनों में ये स्थिति बदलेगी और हमने कभी भी समाज के अंदर ये पाप होने नहीं देना चाहिए। और पढ़े लिखे लोग ये पाप करते हैं तब और पीड़ा होती है। हमने कुछ और चीजें की है माताओं के सशक्तिकरण का। जैसे मैं सरकार की योजना से कोई भी मकान देता हूं तो वो महिला के नाम पे देता हूं। मैंने स्कूल के अंदर नियम बनाया है कि स्कूल में बच्चे के पीछे उसके बाप का नाम लिखा जाता है। हमने नियम बनाया है कि पहले माँ का लिखा जाएगा, उसके बाद बाप का नाम लिखा जाएगा। हमने कहा है कि अगर महिलाएं प्रॉपर्टी अपने नाम पर लेती हैं तो उसके स्टैंप ड्यूटी में मैंने माफ कर दिया है। तो एक प्रकार से वीमेन एम्पावरमेंट के अनेक प्रयोग हमने शुरू किए हैं और उसके कारण बेटी के प्रति एक अलग लगाव बने, उसकी दिशा में काम किया है। दूसरा, मैंने एक अभियान चलाया है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का। आज 100% मेरे यहाँ स्कूल जाने योग्य बच्चियां स्कूल में दाखिल हो रही है। तो एक नई क्रांति लाने का प्रयास है और मैं मानता हूं वो समाज कभी भी सबल नहीं हो सकता जिस समाज में माँ बहनें अगर दुर्बल हो, अबला हो। नहीं, हमें माँ और बहन सबला होनी चाहिए। हमारी बेटी सबला होनी चाहिए, उसको सशक्त बनाना चाहिए। समाज को सशक्त बनाने का अगर कोई जरिया है तो हमारा माँ है, बहन है, बेटी है, उसको सशक्त करिए। ये मेरा कन्विक्शन है और इस कन्विक्शन के कारण मैं इस काम को कर रहा हूं। ये मेरा पैशन है और मुझे आप सब जैसे बहनों के आशीर्वाद चाहिए कि मैं इस काम को और अच्छे ढंग से करूं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने जो किया अच्छा किया। आशा करती हूँ सारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हो कि सब लोग बच्चियों की आदर करें, लड़कियों की आदत करें और लड़कों के जैसा बराबर हम लोगों को भी चांस मिले कि आगे बढ़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सत्या, थैंक यू।
एक सवाल है अंकित साहू का, youngster from the University of Warwick. Hello sir, I have two questions on the brain drain in India. How can we stop the ongoing brain drain from our country? India is considered to be a service sector country. When will this perception change and how? मैं इसमें थोड़े मेरे विचार भिन्न रखता हूं। अंकित, आप बुरा मत माना, मैं आपके विचारों को खंडित करने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन की बात, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या सारे बुद्धिमान लोग मेरा देश छोड़ के चले गए और सारे हम बुद्धू लोग यहाँ बच गए हैं क्या? तो ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय है। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में बुद्धि बची नहीं है। आज भी बहुत ही ऊंची बुद्धिमत्ता वाले लोग इस देश में बस रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बस रहे हैं। दूसरा मेरा मत है, भारत ये बहुरत्ना वसुंधरा है। यहाँ पर नर रत्नों की खाई है। प्रकार से हमारे यहाँ बेटा बेटी इस प्रकार से हमारे यहाँ पैदा होते हैं कि जिसके अंदर पूरा सामर्थ्य है। और मैं तो मानता हूं, मैं दूसरा मानता हूं, मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान की बुद्धि, हिंदुस्तान का ज्ञान दुनिया भर में फैले, लोग विश्व भर में जाएं, हमारा लोहा मनवाएं। हमें डिफेंसिव रहने की जरूरत नहीं है। मैं तो कभी कभी अभी तक सोच नहीं पाया हूं, जब हम माइथोलॉजी में सुनते हैं कि पहले के जमाने में ऐसा निर्णय हुआ था कि साधु महात्मा समुद्र पार नहीं कर सकते, और उसके कारण हिंदुस्तान से ये जो समृद्ध चीजें थी बाहर जा नहीं सकती हैं। अगर अच्छा होता उस समय विश्व में हमारे साधु महात्मा, हमारे ऋषि मुनि समुद्र पार करके गए होते, तो मानव जात को बहुत कुछ नई चीजें दे करके आए होते। और इसलिए भारत के पास दुनिया को देने का बहुत कुछ है, और हम इतने संकुचित क्यों बने कि हमारा देश का कहीं जाना ही नहीं चाहिए। अरे पूरा विश्व एक परिवार बना है, मेरे विश्व की पूरी शक्तियां विश्व भर में फैले, मेरे विचार अलग हैं। और भारत में कोई खोट नहीं है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। ये भारत माता की गोद ही ऐसी है कि जो नर रत्नों की खान है, वो ऐसे ऐसे नर रत्नों को पैदा करती हैं, ऐसी ऐसी बालिकाओं को पैदा करती हैं, जिसके अंदर इतना तेज पुंज पड़ा है जो पूरे विश्व को अपना कर सकता है। इसलिए ये चिंता ही छोड़ दीजिए, सोचिए ये कैसे जाएं, सारे दुनिया में कैसे पहुंचेंगे, नए तरीके से सोचिए। We have Atif from Mumbai. हेलो सर, मैं पहली बार आपको ऐसा लाइव देख रहा हूँ और आपसे बात करके काफी खुशी हो रही है। क्या शुभ नाम है आपका? आतिफ लोधी। मैं मुंबई से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ यहाँ की एक आईटी फर्म में। तो मेरा सवाल ये था आपसे कि जैसा कि आप जानते होंगे, मानेसर में 18 जुलाई को जो हादसा हुआ था मारुति सुजुकी फैक्ट्री में, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स के दिलों में काफ़ी गलत इंप्रेशन पहुंचा है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो लेबर रिलेशंस काफ़ी पीसफुल रहे हैं इन द लास्ट डेकेड। तो आप इन्वेस्टर्स को किस तरह यकीन दिलाएंगे कि जो मानेसर में हुआ है वो गुजरात में नहीं होगा? देखिए, मानेसर को भी एक अपवाद रूप घटना के रूप में लेना चाहिए, इसे एक जनरल टोन में नहीं लेना चाहिए। और अपवाद रूप घटना में लेंगे तो मानेसर की बात को भी हरियाणा गवर्नमेंट को या हरियाणा स्टेट को भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे देश की छवि तब बनेगी कि जब हम इन बातों से ऊपर उठ करके सोचेंगे, चाहे घटना हरियाणा में होती हो, चाहे गुजरात में होती हो, चाहे बिहार में होती हो, आसाम में होती हो, हमारा सबके प्रति समान भाव होना चाहिए। ये भूमिका देश हित के लिए बहुत जरूरी है। मेरी भूमिका ये है कि हमने किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ऐसी घटनाएं घटे न घटे, इस प्रकार अलग अलग बातें हो सकती है। मैं गुजरात एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं, लेकिन इसको आप कृपा करके मानेसर के साथ मत जोड़िए। मानेसर में ऐसा हुआ, मोदी के यहाँ ऐसा हुआ, ऐसी तुलना न करें। कृपा करके मीडिया के लोगों से मेरी प्रार्थना है, ऐसी तुलना जरा भी मत करना। पूरे देश का एक ही चित्र जाना चाहिए। जहां तक गुजरात का सवाल है, बाय एंड लार्ज गुजरात एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है। व्यापारी बुद्धि का आदमी रास्ते खोजना जानता है, और इसलिए
वो टकराव बहुत कम पसंद करता है। और इसके कारण हमारे जेनेटिक सिस्टम में ही, कॉमर्स होने के कारण हमारे वेन में ही फाइनेंस दौड़ता रहता है, और इसलिए हम चीज को हम उस प्रकार से करते हैं। और उसमें हमने एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। लेबरर हो, मैनेजमेंट हो, इन्वेस्टर हो, गवर्नमेंट हो, ये चारों पार्टनर, दे आर वन फैमिली फॉर द प्रोग्रेस, फॉर द डेवलपमेंट। अगर ये फैमिली लाइक एनवायरनमेंट बना तो फिर तनाव कम से कम आते हैं। दूसरा होता है कानून। गरीब से गरीब आदमी को न्याय दिलाना ये कानून की पहली फर्ज होती है, पहला दायित्व होता है। और मेरे सरकार में कोशिश है कि गरीब के साथ उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर इन बातों में हम अगर थोड़ी कठोरता बरते हैं तो इंडस्ट्रियल हाउसेस होते हैं, मैनेजमेंट होती है, इन्वेस्टर होते हैं, वो भी ठीक ढंग से चलते हैं। और तीसरी बात है, जैसा एक इन्वेस्टर मनी इन्वेस्ट करता है, वैसे लेबरर अपना पसीना इन्वेस्ट करता है। श्रम को भी पूंजी मानना चाहिए, मेरी वैचारिक भूमिका है। श्रमिक भी जो करता है वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ पैसे डालने वाला पैसा डालता है, वही इन्वेस्टमेंट। और इसलिए दोनों का इक्वल पार्टनरशिप है जहां तक व्यवस्था का सवाल है। ये सोच हमने पनपाई है, इस सोच को हमने आगे बढ़ाया है, और उसके कारण मेरे यहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मिनिमम है। आज हम कह सकते हैं कि गुजरात 0 मैंडेज लॉस वाला स्टेट है। और दूसरी बात है, गुजरात के अंदर जो लेबर है ना, वो अधिकतम हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से आया हुआ है। इसलिए इस प्रकार के गुण हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भी है। मेरे यहाँ लेबर के नाते काम करने वाले बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, आंध्र के हैं, असम से हैं, कई राज्यों से हैं। वो सब मिलकर के एक परिवार की तरह भारत के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के अंदर अपना पसीना बहा रहे हैं। उन सबको मैं सलाम करता हूं। और जैसे सत्यमेव जयते कहते हैं, उसी प्रकार से श्रम एव जयते, इस मंत्र को भी हमने स्वीकार करना होगा। डिग्निटी ऑफ द लेबरर्स, इस पर हमने बल देना होगा। जब अगर हम इन चीजों को करते हैं तो समस्याएं बहुत कम हो जाती है, देश को हम संकटों से बचा सकते हैं और विश्व के लोगों को एक भरोसा दिला सकते हैं। दूसरी बात है, इन्वेस्टर तब आता है कि जिसको उसको स्किल मैन पावर चाहिए, रॉ मैन पावर नहीं चलता है। अगर इसलिए वैल्यू एडिशन करना चाहिए, और जिस प्रकार के हम इन्वेस्टर को लाना चाहते हैं उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए, उस प्रकार की फाइनेंशियल तब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस प्रकार की मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। अगर इन चीजों को हम करते हैं तब इन्वेस्टर को हम आकर्षित कर सकते हैं। सिर्फ एकाध छोटे इश्यू के आधार पर इन्वेस्टर नहीं आता है। उसको तो अपने रुपयों की सिक्योरिटी चाहिए, उसको अपने रुपये जो खर्च करता है, डॉलर जो लगाता है, उसमें से उसको मिलना चाहिए, और तब जाकर के वो आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, जो गुजरात आएगा 1 रुपया बोएगा, डॉलर कमाएगा, ऐसा मैं कहता हूं। और कमाते हैं लोग, मेहनत करते हैं, हम अवसर देते हैं, और सबका सुख सबका भला होता है। Thank you, sir. Thank you for your reply and time. And I wish you all. Thank you. Thanks, Atif. Chandita Bora, Delhi. Good evening, Mr. Devgan and Modi sir. I am basically from Assam, but मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन थोड़ा लाइटर नोट पे है। It's in 2 parts. The first part is आपको क्या खाना पसंद है? क्या कोई ऐसा एक डिश है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? और क्योंकि आप एक पब्लिक लाइफ लीड करते हैं, इससे आपके डाइट पे कैसा असर होता है? Is it like, does it make very difficult for you to follow a particular type of diet? How do you manage? This is my first part. आपका कभी गुजरात आना हुआ है? हाँ जी सर। आपका कभी गुजरात आना हुआ है? नहीं, अभी तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है ये to come and visit Gujarat, but I've heard it's very beautiful and very well managed. दूसरा क्या कह रही थी आप? आप एक पब्लिक लाइफ लीड करते हैं, तो इससे आपके डाइट पर क्या इफेक्ट होता है? हाउ डू यू मैनेज? सार्वजनिक जीवन में जो काम करता है उसका पेट कभी अच्छा नहीं होना चाहिए।
ये मेरा मत है। क्योंकि जो सार्वजनिक जीवन में काम करता है वो उसकी लाइफ इरेगुलर होती है। आज एक गांव में तो कल दूसरे गांव में होता है, कभी यहाँ का पानी पीता है तो कभी वहाँ का पानी पीता है, कभी यहाँ का खाता है तो कभी वहाँ का खाता है। मैं करीब 45 साल से परिव्राजक की तरह भटक रहा हूँ और आपको जानकर के शायद हैरानी होगी, मैंने करीब करीब 45 साल तक भिक्षा मांग करके खाना खाया है। और जब मैं भिक्षा मांग करके खाता था तो उस घर में जो मिलता था वो मुझे खाना होता था और उसके कारण मुझे कोई वो टेस्ट नहीं रहा और मैं लोगों के घर में ही खाता रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कोई जीवन की आजीविका व्यवस्था नहीं थी, न कोई घर गृहस्थी है। तो मैं ऐसे ही लोगों के घर जाता था और खाना था और जो हाजिर होता था। और दूसरा, मेरे जीवन में एक नियम था कि कभी किसी के यहाँ कह करके खाना खाने नहीं जाता था। भोजन के समय वहां गया और अगर है तो खाता था और इसलिए किसी को मैं अवसर नहीं देता था कि मेरे लिए कुछ खास बनाए। ये कुछ नियम मैंने अपने लिए बनाए थे और उसके कारण मेरा कोई टेस्ट भी नहीं बचा, मेरे पेट की हालत भी उतनी तंदुरुस्त नहीं है क्योंकि हमने उसको काफी बिगाड़ के रखा हुआ है, अनियमितता के कारण बिगाड़ा हुआ है। और दूसरी बात है, मैं बहुत ही सिंपल खाना पसंद करता हूँ। मैंने आपको इसलिए पूछा गुजरात का, हाँ जी, आप जरूर कभी आए तो गुजराती डिश खाइए। गुजराती डिश और असमी डिश में थोड़ा कभी कभी मेलजोल होता है, थोड़ा स्वीट असमी डिश में भी होता है, गुजराती डिश में भी थोड़ा स्वीट होता है, तो एक प्रकार से वो पसंद आएगा। लेकिन मैं ज्यादातर खिचड़ी जैसी चीजें खाना पसंद करता हूँ और मैं जो भोजन पटु लोग होते हैं, जो जीभ के बड़े शौकीन होते हैं, उन लोगों में से मैं नहीं हूँ। जो मिल जाए उसी से अपना गुजारा करने की मेरी आदत है और इसलिए डाइट के कॉन्शियस जो एक प्रकार का नेचर होना चाहिए वो मेरा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं रेगुलर योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं मन में एक सपना लेके चलता हूँ कि मेरा शरीर कभी भी मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए, इसलिए वो स्वस्थ रहना चाहिए। किसी को भी मेरी सेवा के लिए 1 मिनट खर्च ना करनी पड़े, किसी को मेरी सेवा में लगना न पड़े, ऐसा मेरा शरीर है। और मन करता है कि आखिरी सांस भी एक तंदुरुस्त शरीर के साथ छोड़ूं ताकि मैं कभी भी मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए बोझ न बनूं। ये मेरा सपना है। थैंक यू सर। सर मेरा सेकंड पार्ट है, आपके जो बहुत ही फेमस और आइकॉनिक कुर्ते जो आप पहनते हैं, इसके पीछे कोई फैशन डिजाइनर है या फिर आप खुद चुनते हैं उन्हें? दरअसल ये बड़ा अजब का सवाल है। मैंने कहा ना, मैं 35 साल तक भटकता रहा हूँ जी। तो एक छोटे से झोले में मेरे कपड़े रहते थे और कपड़े मैं खुद धोता था। कपड़े धोता था, मैं सोचता था लंबी बाह के कपड़े तो इतना लंबा धोना क्यों, तो धोना कम करने के लिए मैंने उसको काट दिया खुद ने। दूसरा, मेरी बैग में वो जगह तो ज्यादा लेते थे और मुझे वो एक्स्ट्रा लगता था, कोई उपयोग नहीं लगता था। सभ्यता के लिए जितने चाहिए कपड़े उतना होना चाहिए, उससे अधिक क्या जरूरत है। तो मैंने खुद ने मेरी बाहों को काट दिया, फिर वो मैं उसकी मुझे आदत हो गई, तो मैंने खुद ने इसको बनाया था और धीरे धीरे पता नहीं क्यों पिछले 10 साल से ये फैशन बन गया है। मोदी कुर्ता एक नॉन कुर्ता बन गया है और आज बाजार में बिकता है। यूरोप अमेरिका में भी मोदी कुर्ता मिलता है। मुझे कल कोई बता रहा था, दिल्ली में कोई किसी को कोई कार्यक्रम करना था तो वो कहीं दिल्ली में उसको मोदी कुर्ता मिल गया। तो मुझे वो बता रहा था कि भाई अब पता नहीं वो कैसे बन गया है, लेकिन मैंने कुछ सोचा नहीं है, मेरी सिंप्लिसिटी का हिस्सा था, वह दुनिया के लिए फैशन बन गया है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे तो अच्छा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, बट हमारे काम में भी हमको डाइटिंग करते रहना पड़ता है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड बाकी लोग, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वी मीट देम देन। थैंक यू। गुजरातस्य गौरवाय राष्ट्र कल्याण हेतवे
युवकानां विकासाय विवेकानन्दं नमाम्यहम् विवेकवाणी। समग्र भारतवर्ष में सुख शांति और समृद्धि का सागर हिलोरे लेता था। उसके ज्ञान, संस्कृति एवं सभ्यता का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। पर उसके बाद समाज की असंगठित व्यवस्था का लाभ लेकर विदेशी आक्रामकों ने भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। सदियों से घोर अंधकार में डूबे इस देश में बंगाल की क्रांतिकारी धरती पर 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नरेंद्र का जन्म हुआ। युवावस्था में कदम रखते ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपना नाम रखा स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी, कामरूप से कच्छ तक भारत भ्रमण करके सोते हुए समाज को जगाया। आपने युवाओं को आह्वान किया, मेरे नवयुवकों, आओ भारत माता को वैभवशाली बनाने के लिए अपने जीवन के कण कण को समर्पित कर दे। 4 जुलाई 1902 के दिन स्वामी विवेकानंद जी ने इस धरती से महाप्रयाण किया। स्वामी जी ने भारत की भव्यता का जो स्वप्न देखा था, वह गुजरात की धरती पर अब साकार हो रहा है। विकास व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। स्वामी जी के इन शब्दों को पिछले 10 वर्षों से मूर्तिमंत होता हुआ देख रहा है गुजरात। स्वामी जी की 150वीं जन्म शताब्दी के वर्ष पर आपके कार्य को गुजरात की ओर से यही है साकार श्रद्धांजलि। विवेक से विकास। कोई भी राष्ट्र, प्रदेश या राज्य के विकास की नींव में होती है युवा शक्ति। गुजरात में भी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने युवा शक्ति के विकास के लिए स्किल प्लस विल प्लस जील इज इक्वल टू विन का मंत्र सार्थक किया है। राज्य में पिछले एक ही साल में 1,27,000 से भी अधिक उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किए गए हैं। राज्य में 500 से अधिक भर्ती मेलों के जरिए 60,000 से भी ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी गई है। पहले के 40 वर्षों में जितने रोजगार के अवसर नहीं बने थे, उनसे कई ज्यादा अवसर पिछले 10 वर्षों में उपलब्ध हुए हैं। स्वयं केंद्र सरकार की ही रिपोर्ट के अनुसार गुजरात पिछले 7 वर्षों से रोजगार प्रदान करने में 59% के साथ देश भर में अव्वल है और एम्पावर योजना के अंतर्गत राज्य के तालुकों में 1000 युवाओं को 40 घंटों के BCC कंप्यूटर कोर्स के माध्यम से तालीमबद्ध किया जाएगा। खेल कूद के क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा बाहर लाने के लिए आयोजित किए गए खेल महाकुंभ में अंदाजन 18,25,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और ग्रामीण खेल उत्सव में 34 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इस तरह गुजरात के युवा नए शिखर पार कर रहे हैं। गुजरातस्य गौरवाय राष्ट्रकल्याण हेतवे युवकानां विकासाय विवेकानन्दं नमाम्यहम् विवेकवाणी। समग्र भारतवर्ष में सुख शांति और समृद्धि का सागर हिलोरे लेता था। उसके ज्ञान, संस्कृति एवं सभ्यता का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। पर उसके बाद समाज की असंगठित व्यवस्था का लाभ लेकर विदेशी आक्रामकों ने भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। सदियों से घोर अंधकार में डूबे इस देश में बंगाल की क्रांतिकारी धरती पर 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नरेंद्र का जन्म हुआ। युवावस्था में कदम रखते ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपना नाम रखा स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी, कामरूप से कच्छ तक भारत भ्रमण करके सोते हुए समाज को जगाया। आपने युवाओं को आह्वान किया, मेरे नवयुवकों, आओ भारत माता को वैभवशाली बनाने के लिए अपने जीवन के कण कण को समर्पित कर दे। 4 जुलाई 1902 के दिन स्वामी विवेकानंद जी ने इस धरती से महाप्रयाण किया। स्वामी जी ने भारत की भव्यता का जो स्वप्न देखा था, वह गुजरात की धरती पर अब साकार हो रहा है। विकास व्यक्ति के जीवन में जरूरी है।
स्वामी जी के इन शब्दों को पिछले 10 वर्षों से मूर्तिमंत होता हुआ देख रहा है गुजरात। स्वामी जी की 150वीं जन्म शताब्दी के वर्ष पर आपके कार्य को गुजरात की ओर से यही है साकार श्रद्धांजलि। विवेक से विकास। कोई भी राष्ट्र, प्रदेश या राज्य के विकास की नींव में होती है युवा शक्ति। गुजरात में भी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने युवा शक्ति के विकास के लिए स्किल प्लस विल प्लस जील इज इक्वल टू विन का मंत्र सार्थक किया है। राज्य में पिछले एक ही साल में 1,27,000 से भी अधिक उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किए गए हैं। राज्य में 500 से अधिक भर्ती मेलों के जरिए 60,000 से भी ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी गई है। पहले के 40 वर्षों में जितने रोजगार के अवसर नहीं बने थे, उनसे कई ज्यादा अवसर पिछले 10 वर्षों में उपलब्ध हुए हैं। स्वयं केंद्र सरकार की ही रिपोर्ट के अनुसार गुजरात पिछले 7 वर्षों से रोजगार प्रदान करने में 59% के साथ देश भर में अव्वल है और एम्पावर योजना के अंतर्गत राज्य के सभी तालुकों में 1000 युवाओं को 40 घंटों के BCC कंप्यूटर कोर्स के माध्यम से तालीमबद्ध किया जाएगा। खेल कूद के क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा बाहर लाने के लिए आयोजित किए गए खेल महाकुंभ में अंदाजन 18,25,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और ग्रामीण खेल उत्सव में 34 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इस तरह गुजरात के युवा नए शिखर पार कर रहे हैं। विवेक वाणी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और हमारे साथ अब 8 और लोग जुड़े हुए हैं, तो लेट्स स्टार्ट चैटिंग विद देम। पहली है शिल्पा बैंगलोर से। शिल्पा, नमस्कार मोदी जी, मैं बैंगलोर से हूँ। मैं वीडियो एडिटर हूँ। आई एम योर बिगेस्ट फैन, सो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई स्टैमर समवेयर। माय क्वेश्चन टू यू इज, हाउ डू यू रिमेन calm when the media uses such abusive language towards you? Don't you ever get frustrated? मीडिया ही गालियां देता है ऐसा नहीं है, और सब मीडिया के लोग गाली देते हैं ऐसा भी नहीं है। ये बात सही है कि कुछ लोग हद पार कर करके बहुत कुछ कह देते हैं। एक छोटा सा वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है, वो भी ये कर रहा है। और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद अगर मैं न होता तो उनकी रोजी रोटी का क्या होता। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उनके काम आ रहा हूं। दूसरी बात है कि मैं मन से स्वस्थ इसलिए हूं कि मैंने क्या किया है वो मुझे मालूम है। मैं क्या काम कर रहा हूं वो मुझे मालूम है। मैं क्यों कर रहा हूं ये मुझे मालूम है। मैं किसी स्वार्थवश कुछ नहीं कर रहा हूं। कुछ लेना पाना बनना इस सपनों को लेकर के नहीं कर रहा हूं। मां भारती की सेवा करने का बचपन से एक सपना ठान लिया है, इसलिए कर रहा हूं। और मैं ये भी जानता हूं जब मैं करता हूं तो रोड़े डालने वाले भी होंगे, रुकावट डालने भी लोग होंगे, कठिनाइयां भी आएगी। ये सब होने के बावजूद भी ये क्यों न करे। और इसी एक जो आपने सवाल पूछा, मैंने मेरी किताब है कविताओं की, मेरी एक कविता है जिसमें मैंने लगा है कि लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उस पत्थर से ही पक्षी बना देता हूं, उसी की सीढ़ी बना देता हूं और उसी पत्थरों की सीढ़ी से ऊपर चढ़ता चला जा रहा हूं। और इसलिए जो लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं उससे भीतर पीड़ा जरूर होती है, लेकिन मैं कभी भी उसे व्यक्त नहीं होने देता और न ही मैं किसी का बुरा चाहता हूं। जहां तक आलोचना का सवाल है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। अगर लोकतंत्र में आलोचना नहीं होती है तो लोकतंत्र में विकास के लिए संभावना ही नहीं है। और इसलिए क्रिटिसिज्म इज मोस्ट वेलकम। सचमुच में तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि मोदी का क्रिटिसिज्म भरपूर हो, ताकि मोदी की कमियां क्या हैं, गलतियां क्या हैं, गड़बड़ कहां हो रही है, ये मोदी को भी पता चले। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, एलिगेशंस हो रहे हैं। हर चीज में को एक मोटिवेशन पर, एक मोटिवेटेड रूप में कुछ न कुछ आरोप लगा दिए जाते हैं। अच्छा, क्रिटिसिज्म करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है।
भूतकाल की बातें, वर्तमान की बातें, फैक्ट्स, फिगर, जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। आज किसी के पास जो ना समय नहीं है, इसलिए पत्थर मारो, गोले फेंको, दुनिया चलाते रहो। तो मैं हर एक से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। और मैं तो मानता हूं मुझको बनाने में क्रिटिसिज्म का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मेरी परेशानियों का कारण एलिगेशंस भी हैं। हो सकता है जैसे जैसे लोग मुझे ज्यादा जानने लगेंगे, वैसे वैसे ये एलिगेशंस की ताकत और नष्ट हो जाएगी। लेकिन चाहे एलिगेशन करने वाले लोग हों, चाहे क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हों, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति कोई कटुता पैदा ना हो। मेरी वाणी से, मेरे वर्तन से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से कभी भी किसी को हर्ट ना हो, ऐसी ईश्वर मुझे ताकत दे। अगर मुझे इतना मिल गया तो मुझे बहुत आनंद होगा। लेकिन अच्छा लगा कि आपने इस बात को नोटिस किया कि इतने क्रिटिसिज्म, इतने एलिगेशंस के बावजूद भी मैं शांत मन से अपना काम कर रहा हूं। शांत मन से इसलिए काम कर रहा हूं कि मुझे दिन रात मेरे 6 करोड़ गुजराती, मेरा गुजरात, जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है वही दिखता है, मुझे और कुछ नहीं दिखता है। जब माँ कितनी बीमार क्यों ना हो, लेकिन घर में अगर बच्चा रोता है तो कितना ही दर्द क्यों ना होता हो, वो बच्चे को संभालने में लग जाती है। गुजरात ने मुझे जो दायित्व दिया है, मुझे कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, मुझे कितने ही घाव क्यों ना लगे हो, मुझ पर हमले कितने ही क्यों तेज न होते हो, लेकिन मेरा दायित्व बनता है इसको कभी जनता की तरफ ट्रांसफर नहीं करने देना चाहिए। उसको मुझे झेलना चाहिए, झेलने की और ताकत बढ़ानी चाहिए और जनता की सेवा शांत मन से निश्चित दिशा में पूरे लगाव के साथ करते रहना चाहिए। उसमें मुझे विचलित नहीं होना चाहिए। और परमात्मा की कृपा रही है कि मैं अब तक अपने आप को संभाल पाया हूं। आप मेरी मदद करें, मुझे आशीर्वाद दें, जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मेरे से कभी कोई गलती ना हो जाए। थैंक यू मोदी जी। मेरे 2 बच्चे हैं। इन केस दे वांट टू बिकम लीडर्स, दे वांट टू बिकम पॉलिटिशियंस, आई वुड लाइक देम टू बिकम लाइक यू। Thank you so much. Abhi Thakkar from Gandhinagar. Yes, sir. Thank you. I'm Abhi Thakkar from Gandhinagar, and I've done engineering. And sir, my question is about black money. आप जानते हैं कि black money बहुत बड़ा issue बन चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए, या फिर मतलब उस इश्यू के बारे में, और वो क्यों इस इश्यू को लेकर कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही है। आपकी बात सही है। ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा इश्यू है, एक पैरेलल इकोनॉमी है, और दूसरा दुर्भाग्य ये है कि पैसे सारे विदेश जा रहे हैं, हिंदुस्तान के काम नहीं आ रहे हैं। अभी अभी स्विट्जरलैंड ने जो कानून बदला है और उसका लाभ जर्मनी ने उठाया है, अमेरिका ने उठाया है। भारत ने भी इस अवसर का मौका लेना चाहिए और विदेशी धन जिन जिन के नामों पर हैं वो सारा डिस्क्लोज करना चाहिए। भारत सरकार ने एक वाइट पेपर निकाला, लेकिन दुर्भाग्य है वो इतना वाइट है, इतना वाइट है, इतना वाइट है कि जिसमें कोई अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा वाइट पेपर के लिए देश ने नहीं कहा था, ये कोरा कागज देश को दिया है उन्होंने। मैं मानता हूं कि काला धन अगर देश में वापस आता है, काले धन के ऊपर लाल आंख होती है, तो देश के नौजवानों के भविष्य को बदलने के लिए कभी भी हमें धन की कमी नहीं होगी। चाइना के साथ कंपटीशन करके हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, कोई रुकावट नहीं होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए काले धन के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। मैं तो इलेक्शन कमीशन को भी प्रार्थना करता हूं कि वो जो एफिडेविट करवाते हैं नामांकन करते समय, तो हर नेता से एफिडेविट करवानी चाहिए कि उसके और उसके परिवार के किसी भी के विदेशों में बैंक अकाउंट नहीं है, विदेशों में उनका कोई धन नहीं है। ऐसी एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के समय हर कैंडिडेट से करवानी चाहिए। और मैं तो मेरे राज्य के अंदर जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के होते हैं, महानगर पालिका के होते हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन मेरे राज्य का होता है, मैं आने वाले दिनों में मेरे राज्य में कानून लाने वाला हूं और मेरे राज्य के अंदर जो भी चुनाव लड़ने के लिए जाएगा उसको एफिडेविट करनी पड़ेगी
कि उसका दुनिया में कहीं पर भी काला धन नहीं है। तो ये अगर हम काला धन के खिलाफ एक हर प्रकार से कानूनी व्यवस्था खड़ी करते हैं तो हम मानते हैं कि देश को हम बहुत बचा सकते हैं। आपकी चिंता सही है। भारत के गरीब की भलाई के लिए काले धन के ऊपर रोक आनी चाहिए। काला धन रखने वाले लोगों को डिस्क्लोज ओपन कर देना चाहिए, खुला कर देना चाहिए, दुनिया के सामने रख देना चाहिए और एक एक पाई दुनिया में है उसको लाना चाहिए। हमने एक बार गुजरात के अंदर पब्लिक वोटिंग करवाया था, चौराहे पर खड़े रह करके। अखबारों में काला धन का विषय इतना नहीं चल रहा था, लेकिन हमने उठाया था। 98% लोगों ने काला धन वापस लाने के लिए समर्थन किया था। मैं हैरान हूं, दिल्ली में बैठी हुई सरकार काले धन की बात आते ही क्यों डर जाती है, क्यों झगड़ने पड़ जाती है, क्यों उसको रोकने की कोशिश करती है। इसके कोई कारण समझ नहीं आते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कभी न कोई भारत माँ का लाल आएगा, मुझे भरोसा है दोस्तों। कभी न कभी कोई भारत माँ का लाल आएगा और ये काला धन हिंदुस्तान की धरती पर वापस आएगा। भाइयों बहनों, सपने देखने चाहिए। मुझे याद है, मैं 2003 में जब गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था, 2001 में मुख्यमंत्री बना, तो मेरा एक सपना था। आपको याद होगा, भारत की आजादी को लाने में जिस प्रकार से महात्मा गांधी का रोल रहा है, सरदार पटेल का रहा है, उसी प्रकार से एक सशस्त्र क्रांति की भी परंपरा रही है। हिंसा में विश्वास करने वाला भी एक तबका था जो अंग्रेजों को अंग्रेजों की भाषा में जवाब देकर के युद्ध कर। श्याम जी कृष्ण वर्मा ये क्रांति गुरु थे। सावरकर जी हो, अनेक क्रांतिकारी हैं, उनके वो प्रेरणा स्रोत थे। लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस बनाया था और वो आजादी के आंदोलन के लिए सशस्त्र क्रांति के प्रणेता रहे थे। वो गुजरात के थे। उनका स्वर्गवास हो गया 1930 में और मृत्यु के समय वो लिख के गए थे कि मेरे अस्थि संभाल के रखना और जब हिंदुस्तान आजाद हो तब मेरे अस्थि ले जाना। 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। दिल्ली सरकार का पहला काम होना चाहिए था कि उन अस्थियों को हिंदुस्तान में लाएं और हिंदुस्तान के अंदर उनका ला करके भारत की आजादी के लिए जीने मरने वाले इस व्यक्ति को लाए। वे स्वामी विवेकानंद से मिले थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे, परिचित थे, ऐसा व्यक्तित्व था। लेकिन 2003 तक यानी 70 साल तक उनके अस्थि जिनेवा में पड़े रहे। वहां की सरकार ने अस्थि को संभाला, लेकिन मेरे देश की आजाद सरकार ने उन अस्थियों की परवाह नहीं की। मैंने भारत सरकार से कॉरेस्पॉन्डेंस किया, मैंने जिनेवा से कॉरेस्पॉन्डेंस किया और आखिरकार मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जिनेवा गया, उस महापुरुष के अस्थि खुद के कंधे पर उठा के ले आया और आज कच्छ के मांडवी में जहां उनका नेटिव था, वहां मैंने एक इंडिया हाउस बनाया है और वहां उस अस्थि को रखा है। गुजरात के, देश के बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आज वहां आ रहे हैं। अगर इस प्रकार से एक सपना हो तो हर चीज लाई जा सकती है, काला धन भी लाया जा सकता है। वो काला धन लाने के लिए हमने भरपूर प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह राठौड़, गांधीनगर, इंदौर से। सर नमस्कार, मोदी जी नमस्कार, देवगन जी नमस्कार। सर मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। मोदी जी मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको एक विकास पुरुष मानता हूँ। मैं ही क्या, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया आपको विकास पुरुष मानती है। सर अभी 2-3-4 दिन पहले ही फेसबुक पे एक पोस्ट आया था कि कितने लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को 2014 में प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करेंगे। मैंने उसमें एक ही कमेंट डाला कि हर सच्चा हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी को वोट करेगा, इसलिए क्योंकि हर हिंदुस्तानी चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जिस तरीके से गुजरात ने पिछले कुछ सालों में विकास किया है उसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान विकास करे। और जैसा कि आपने पहले कहा कि हर अमेरिकन लाइन लगाकर खड़ा रहे हिंदुस्तान वीज़ा के एम्बेसी के सामने वीज़ा लेने के लिए। सर मैं आगे बढ़ते हुए मैं अपना आप सवाल पूछता हूँ। सर
मैं एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। वैसे तो मैं खेती नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा बचपन और मेरा बैकग्राउंड खेती से जुड़ा हुआ है। मेरे फादर एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे और मैं भी एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। मेरा सवाल है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसान हिंदुस्तान में बहुत खुश नहीं है और गुजरात एक महत्वपूर्ण राज्य है विकास की दिशा में। सर, किसानों के लिए आपने ऐसा क्या किया है कि ये देखा गया है कि गुजरात में पिछले एक दशक में जो विकास दर है वो कुछ 10% दिखाई गई है। सर, आपने खेती के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया है जितना कि दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए आपने किया है और गुजरात ने इतनी तरक्की की है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ सर, इस विकास का पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में क्या महत्वपूर्ण योजनाएं आपने लागू की हैं और भविष्य में क्या करने वाले हैं कि गुजरात इसी तरीके से कृषि में तरक्की करता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर हम टीवी देखें और टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसको देखें तो लगता है जैसे भारत साबुन प्रधान देश है। हर 10वीं मिनट पे साबुन की एडवर्टाइजमेंट आती है। यानी लगता नहीं है कि भारत साबुन प्रधान देश है कि भारत कृषि प्रधान देश है। तो ये हालत है। उसमें से हमने कृषि की जब चर्चा कर रहे हैं तो कभी कभी जो अपने आप को बड़ा आधुनिक मानते हैं उसको इरिलेवेंट लगता होगा। भाइयों बहनों, मेरे मन में जो बात है मैं जरा थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। और मुझे विश्वास है कि जो लोग लाखों की तादाद में, मुझे बताया गया कि आज शायद इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, इतनी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। मैं विस्तार से इसलिए बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे देश की इकोनॉमी को 3 पिलर पे खड़ा करना चाहिए। 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 इंडस्ट्री एंड 1/3 सर्विस सेक्टर। अगर इन तीनों का बैलेंस ग्रोथ होगा तो कभी भी हमारी इकोनॉमी लड़खड़ाएगी नहीं। मित्रों, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आपको जानकर के दुख होगा, हिंदुस्तान की सरकार संकल्प करती है 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ का। आज मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हम 2.5% से आगे नहीं जा पाए। भाइयों बहनों, गुजरात एक राज्य ऐसा है कि जहां 10 साल में 7 साल अकाल रहता है। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां नर्मदा और तापी के सिवा कोई बड़ी नदी नहीं है। 12 मास बहने वाला पानी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम बारिश की कृपा पर खेती करने वाले राज्य हैं, अकाल पीड़ित राज्य हैं। लेकिन हमने पिछले 10 साल से कुछ वैज्ञानिक तरीके अपनाए। उस तरीके अपनाए, उसका परिणाम ही आया है कि आज गुजरात का पूरे डेकेड का 2001 to 2011 पूरे डेकेड का एग्रीकल्चर ग्रोथ है 10.7%। ये हिंदुस्तान का ऑल टाइम रिकॉर्ड है, गुजरात का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। देश 3% नहीं कर पा रहा है, हम 10.7 पर देश की सेवा कर रहे हैं। और उसका कारण है कि हमने वैज्ञानिक अभिगम अपनाया है। पुरानी परंपराओं से हम बाहर आए हैं। एक, हमने जोर लगाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर कंजर्वेशन का। पूरे गुजरात के अंदर जहां भी देखो पानी, हमने कोई 6 लाख स्ट्रक्चर तैयार किए हैं जो बारिश आते ही पानी हम रोक लेते हैं। तो एक पानी सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, हमने केयर की है जमीन की। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जिसने सॉइल हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस किया। हमारे देश में मनुष्य के पास भी हेल्थ कार्ड नहीं है। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया। जमीन की तबीयत कैसी है, कमियां कौन सी है, किस क्रॉप के लिए कौन सी जमीन अनुकूल है, किस जमीन में कौन सा क्रॉप सूटेबल नहीं है, इन सारों का वैज्ञानिक अभ्यास किया और पूरे राज्य में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरियों का नेटवर्क खड़ा किया और हर किसान हर वर्ष सॉइल टेस्टिंग कराए, इस प्रकार की आदत डाली है। और उसके कारण उसको पता चलता है कि उसको किस फर्टिलाइजर की जरूरत है, किस प्रकार के एग्रीकल्चर के लिए उसकी जमीन सूट करती है, और उसके कारण जो उसका वेस्टेज होता था वो सारा बच गया। एवरेज फर्टिलाइजर बचने के कारण एक एक किसान का साल का 20,000 25,000 रुपए बच गया है। दूसरा, हमने काम किया पानी बचाओ। हमने ड्रिप इरिगेशन को बल दिया। ड्रिप इरिगेशन के कारण हमारे यहाँ बहुत सुविधा रही है।
दूसरा, हम हर वर्ष कृषि महोत्सव करते हैं और जितने प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको गांव-गांव ले जाते हैं। हमारे यहाँ 700 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनको गांव में किसानों के साथ बात करवाते हैं। इतना ही नहीं, हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेली एग्रो सर्विस सेवा शुरू की है। गांव के अंदर टेली मेडिसिन जैसे होता है, वैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा किसान साइंटिस्टों के साथ बात कर सकता है। अपना पौधा क्या खराब हुआ है वो कैमरा पे दिखाता है, अपने मोबाइल फोन से वो दिखा पाता है। साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी में बैठा है, वो देखता है कि इस पौधे में ये तकलीफ है, वो कर सकता है। तो ऐसे कई प्रयोग किए हैं जिसके कारण हमारे यहाँ परिवर्तन आए। दूसरा, हमने जो बल दिया है वो पशुपालन में दिया है, दूध के उत्पादन में दिया है। भाइयों बहनों, गुजरात आज इस 10 वर्ष में 68% मिल्क में प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। और हम कैटल केयर कितनी करते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, हिंदुस्तान में इंसान के कैटरेक्ट ऑपरेशन भी करने में दिक्कत है। कई दूर दूर के इलाके हैं कि जहां गरीब आदमी को कैटरेक्ट ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है। मेरे राज्य में कैटल का भी कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है, मेरे राज्य में कैटल का भी डेंटल ट्रीटमेंट होता है। इतनी बारीकी से हम कैटल की केयर करते हैं, जिसका परिणाम हुआ है कि आज 68% हमारे यहाँ हिंदुस्तान की सेना अगर दूध प्राप्त करती है तो दूध गुजरात का होता है। दिल्ली सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति चाय पीना चाहता होगा तो आप विश्वास रखिए वो दूध मेरे गुजरात से गया है। अगर आप सिंगापुर गए हैं और चाय पी रहे हो तो लिख करके रखिए वो दूध मेरे गुजरात से आया है। हिंदुस्तान के किसी शहर में जाइए, अगर वहां दूध लेंगे तो आप विश्वास कीजिए वो दूध मेरे गुजरात से आया है। ये मेरे किसानों ने कमाल करके दिखाई है। भाइयों बहन को जानकर के हैरानी होगी, आप आज यूरोप के बाजार में जाकर के कहीं सब्जी खाएं और सब्जी में अगर आप भिंडी खा रहे हैं, आप विश्वास से लिख रखिए वो भिंडी गुजरात के बारडोली से आई होगी। आप अफगानिस्तान जाएं और टमाटर खाएं तो लिख करके रखिए वो टमाटर मेरे गुजरात से आया होगा। आप कहीं पर भी जाइए, आज मेरा कच्छ जो रेगिस्तान है, कच्छ रेगिस्तान है, वो आज मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है। मित्रों, हमने एक नया रिवॉल्यूशन लाया है। हमने फार्मर्स को ट्रेनिंग से लेकर के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया है। मित्रों, गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है। आपको जानकर के आनंद होगा, ये जो मीडिया में कुछ चीजें चल रही है सब झूठ चल रहा है। मेरे राज्य में पिछले 10 साल में 37 लाख हेक्टर, याद रखिए शब्द, 37 लाख हेक्टर नई जमीन खेती योग्य बनाई गई है। ये काम मेरे यहाँ इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है। तो ऐसे अनेक प्रयास किए हैं। कृषि महोत्सव ए रेगुलरली नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा अभियान में जून महीने में, जबकि 45 डिग्री टेम्परेचर होता है मेरे राज्य में, हमारी पूरी सेना गांव-गांव जाती है, खेत जाती है, किसानों के साथ बैठती है और बारिश आने से पहले आधुनिक दिशा में कैसे आगे बढ़ना उसके लिए भरपूर प्रयास करती है। और उसका परिणाम है कि आज हम इतना कॉटन, वी आर अ कॉटन ग्रोवर स्टेट। 2001 में मेरे राज्य में 23 लाख बेल्स कॉटन पैदा होता था, 23 लाख बेल्स। आज मेरे राज्य में 1,23,00,000 बेल्स कॉटन प्रोडक्ट होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा उत्पादन होता होगा। तो ये काम एग्रीकल्चर में किया है। हिंदुस्तान का किसान सामर्थ्यवान है, समझदार है, बहुत कुछ कर सकता है। और इसलिए मेरा मत है कि आइए हम इसमें जुड़े और हम एग्रीकल्चर को भी उतना ही महत्व दें। मुझे ये भी बताया गया था कि गुजरात इज द ओनली स्टेट जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल भी ऊपर आया। यस, गुजरात में करीब 3 मीटर से 13 मीटर तक वाटर टेबल ऊपर आए और वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमारे अभियान के कारण आए और उसके कारण बहुत बड़ा फायदा हुआ है। नेक्स्ट इज मनोज केसरवानी। मनोज केसरवानी जी सर, मोदी सर प्रणाम आपको। और मनोज केड़ो हाल है? सब ठीक है सर, आपकी आशीर्वाद। और आज मैं भी धन्य हुआ आपसे बात करके। और अजय जी को नमस्कार और साथ में आने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि मैं आपसे लाइव बात कर पा रहा हूँ।
सर एक व्यक्तिगत सवाल है जो कि काफी दिनों से घूमता रहा मन में। एक चीज ये है सर कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं? निरंतर, मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, निरंतर 11 सालों से काम करते हुए आप। I think there is a connection problem. मेरा जवाब तो पहुंच जाएगा। मैं समझ पाया हूँ कि वो कह थे कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं। भैया मैं दिन में सोता नहीं हूँ। तो लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका सवाल है 24 घंटे के हिसाब से, तो मैंने मजाक में कह दिया वो ठीक है, लेकिन मेरी नींद बहुत कम है। मेरे डॉक्टर मित्र जितने हैं वो इस बात को लेकर के मुझे लगातार सलाह देते रहते हैं कि मुझे अपनी नींद बढ़ानी चाहिए, मुझे मिनिमम 5 घंटे 6 घंटे सोना चाहिए। मेरे हेल्थ के लिए भी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा वर्कहॉलिक बन गया हूँ और कई सालों से मेरी आदत हो गई है। मैं मुश्किल से 3.5-4 घंटे सोता हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत साउंड स्लीप होती है। मैं बिस्तर पे जाता हूँ, 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड में। और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है ठीक उसी समय उठता हूँ। तो एक प्रकार से साउंड स्लीप है, लेकिन मेरी बहुत कम स्लीप है। मुझे दिन भर कभी सोना नहीं पड़ता है, मैं दिन भर काम करता रहता हूँ। और उसका एक कारण है, मैं योग और प्राणायाम इससे जुड़ा हुआ हूँ। कभी कारणवश साल में 1-2 बार मैं बहुत थकान अगर महसूस करता हूँ तो मैं डीप ब्रीथिंग करने की आदत रखता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट डीप ब्रीथिंग कर लिया तो मैं फिर फ्रेश होकर के फिर अपने काम में लग जाता हूँ। आप मुझे सुबह मिलेंगे तो भी मैं इतना तेज तर्रा रहता हूँ, रात को मिलें तो भी वैसा ही रहता हूँ। आज मैं 4 जगह पे दौरा करके आया हूँ और आपके बीच में बैठा हूँ, उतनी मस्ती से रात को आपसे बात कर रहा हूँ। शायद मेरे लंबे लंबे जवाब भी आपको परेशान करते होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में आपको जवाब देने का प्रयास करूं। Okay, we have Rahul Sharma from Delhi. Rahul. Yes. नमस्कार मोदी जी, हाय अजय। मेरा ये सवाल है मोदी जी कि यूपी की जो सरकार है ये आम जनता की पहुंच के बाहर है। क्या आपको लगता है कि इसी कारणवश ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि एक सरकार और जनता का कोई कनेक्शन मिसिंग सा है? देखिए भैया, लोकतंत्र में सरकार जनता के बीच में होनी चाहिए। जनता से कट करके लोकतंत्र में कोई सरकार चल ही नहीं सकती है, और उसको तो हम कभी लोकशाही कह ही नहीं सकते। कोई आइवरी टावर में बैठ करके लोकतंत्र में शासन व्यवस्थाएं चलाई नहीं जा सकती है। और अगर हम जनता से जुड़ते नहीं है, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, जनता के मनोभावों को नहीं जानते हैं, तो हम जनता की समस्याओं का समाधान भी नहीं कर सकते। और मेरा गुजरात एक्सपीरियंस ये कहता है कि सरकार अच्छी चलानी है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल ही डेवलप करना चाहिए। जन भागीदारी के बिना कभी अच्छी सरकार नहीं चल सकती है, और जन भागीदारी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी सरकार अच्छी चलेगी। और इसलिए हर सरकार का काम है कि जन भागीदारी बढ़ाएं, जनता के साथ संवाद बढ़ाएं, जनता को सरकार के कामों में जोड़े, और जितनी मात्रा में जनता को जोड़ेंगे उतनी मात्रा में परिणाम अच्छा मिलेगा। यूपीए के लोग अगर नहीं करते हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा, जनता उनसे जवाब मांगेगी, और लोकतंत्र में जनता को जवाब मांगने का पूरा हक है। जो जवाब देंगे, जनता को संतोष देंगे, वो टिक पाएंगे। जो नहीं देंगे, संतोष नहीं दे पाएंगे, उनको जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक रिटन सवाल है जय कृष्ण पारेख from Mumbai. Gujarat has around 55 islands, so there is a huge potential to develop islands only for tourism. We can create theme parks with water sports, water rides, and a lot more in these islands. Look at Gold Coast in Australia. This will draw tourists from all over Asia. भैया, मैं टेक्निकल कारणों से शायद आपने लिखित सवाल पूछा है, आप मुझे देखते होंगे, इसलिए शायद आपको तो समाधान होगा ही। आपने टूरिज्म को लेकर के पूछा है, मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट, लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पिछले कुछ वर्षों से। और उसमें भी श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ने अपने आप को ऑफर किया गुजरात के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनने का, और एक भी पैसे लिए बिना
इस उम्र में श्रीमान अमिताभ बच्चन जी गुजरात के लिए जिस लगन से काम कर रहे हैं, मैं आज सार्वजनिक रूप से गुजरात की जनता की ओर से अमिताभ जी का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा, साधुवाद करना चाहूंगा। और मेरा ये थैंक्स का महत्व लोग समझते होंगे। इन दिनों गुजरात ने टूरिज्म के अंदर दिशा में काम शुरू किया है। आपकी बात सही है कि मोर देन 50 आइलैंड्स है हमारे पास। आपको जानकर के शायद आसानी होगी, हम डॉल्फिन देखने के लिए दुनिया में जाते हैं, लेकिन मेरे गुजरात में जामनगर के समुद्र किनारे से अगर हम आइलैंड पर चले जाते हैं तो हमारी बोट के साथ फिश, हमारे साथ डॉल्फिन हमारे साथ साथ खेलती हुई चली आती है। ये हमारा नज़ारा है। हम आने वाले दिनों में हमारे आइलैंड को डेवलप करना चाहते हैं। एक छोटे छोटे सिंगापुर एक एक आइलैंड पर बन सकते हैं और बहुत बड़ा टूरिज्म हम आकर्षित कर सकते हैं। हमारा पूरा नया गुजरात समुद्री तट पर विकसित हो रहा है, तो आने वाले दिनों में होगा। उसी प्रकार से क्रूज के लिए बहुत बड़ी संभावना है। मुंबई से कच्छ मांडवी अगर हम क्रूज चालू करें तो दुनिया में शायद ऐसा पैकेज कहीं नहीं मिल सकता अगर इस प्रकार का क्रूज चलाए जाए, जहां पर 2 यूरोपियन लुक सिटी मिलते हैं, दीव एंड दमन, 2 वर्ल्ड हेरिटेज मिलते हैं, महात्मा गांधी का पोरबंदर एंड गिर के लायन। हमें 2 स्पिरिचुअल प्लेस मिल सकते हैं, सोमनाथ एंड द्वारका, कच्छ का रण, कच्छ का हैंडीक्राफ्ट, बीच टूरिज्म। यानी एक पेज पे इतनी सारी चीजें हो, ऐसा नजारा कहीं पर दुनिया में नहीं है। और इसलिए मैं प्राइवेट पार्टियों को इनवाइट करता हूं कि आप आइए, मुंबई से मांडवी तक क्रूज चलाइए। धीरे धीरे मुंबई, मांडवी, दुबई, गोवा, मुंबई ऐसा एक रूट बनाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा एक क्रूज टूरिज्म की संभावनाएं भी गुजरात में है। और गिर का लायन, अब हिंदुस्तान में टाइगर खत्म हो रहे हैं लेकिन लायन की संख्या बढ़ रही है, और ये हमारे यहाँ हमने बहुत वैज्ञानिक तरीके से लायन की सुरक्षा की व्यवस्था की है। जो आने वाले इन दिनों वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोग पूरे विश्व में, गुजरात ने जो प्रोग्रेस किया है, जो टेक्निक अपनाई है, उसकी पूरे विश्व में चर्चा है। तो हम इस बात की ओर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं सहमत हूँ, गुजरात में टूरिज्म को बहुत संभावना है। गुजरात में टूरिज्म बढ़ रहा है और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है, 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 इंडस्ट्री एंड 1/3 सर्विस सेक्टर, ये 1/3 जो सर्विस सेक्टर है उस पर टूरिज्म ये प्राथमिक हमारा क्षेत्र है। सौरभ गदानी फ्रॉम नासिक। नमस्ते मोदी जी, प्रणाम। नमस्ते। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका बहुत फेमस एक कोटेशन है, माइंड इज अ नेवर प्रॉब्लम बट माइंडसेट इज। इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी चाहता हूँ। देखिए भैया, मैं गुजरात के अनुभव से कह सकता हूं कि यही ब्यूरोक्रेसी, यही कानून, यही अफसर, यही दफ्तर, यही लोग, ये सब होने के बावजूद भी स्थिति बदली जा सकती है। और गुजरात ने करके दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ क्षमता की कमी नहीं है, हमारे यहाँ इरादों की कमी नहीं है। सिर्फ उनको एक दिशा मिलनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। परिस्थिति पलटी जा सकती है और इसके लिए हमें हमारा माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हमारा माइंडसेट बन गया है, नहीं यार चलता है, ठीक है यार, अरे छोड़ो यार, कहाँ होने वाला है, अरे छोड़ो यार, दुनिया डूब गई है, हमें क्या इस जन्म में, चलो यार बेकार, भगवान ने चाहा ये देश में पैदा हो गए। ऐसा ही रोते हुई बातें करते रहते हैं। ये जो रोती हुई बातें करने वाले लोग हैं ना, वो देश को कुछ नहीं दे सकते। अरे मित्रों, मन में इरादे होने चाहिए। यस, हम इस स्थिति को बदलेंगे, हम परिस्थितियों को पलटेंगे, हम इसमें नयापन। मुझे याद है 2001 में जब हमारे यहाँ भूकंप आया, सारी दुनिया मान करके चलती थी कि गुजरात मौत की चादर ओढ़ के सोया है, अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता, गुजरात खत्म हो गया, यही माना जाता था। भाइयों बहनों, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि समृद्ध देशों को भी भूकंप की पीड़ा से अगर बाहर निकलना है तो कम से कम 7 साल लगते हैं। मित्रों, हमने गुजरात में वो दम दिखाया, इस आपत्ति को अवसर में पलट दिया और 3 साल के भीतर भीतर हम दौड़ने लग गए थे। और आज कच्छ
जो सबके भयानक भूकंप से पीड़ित था, वो हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से विकास करने वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से विकास करने वाला डिस्ट्रिक्ट आज कच्छ बन गया है। एक कच्छ जिले के 20 किलोमीटर रेडियस में हम 4000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। 20 किलोमीटर रेडियस में हम कच्छ के अंदर 15 किलोमीटर रेडियस के अंदर स्टील पाइप बनाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। हम कच्छ के अंदर विश्व के नंबर 2 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने अपने आप को जगह बना लिया है। जो भूकंप में 2001 के पहले कुछ नहीं था, आज दुनिया बदली गई है। अगर सपने देखें, इरादे नेक हो और हम विश्वास के साथ आगे बढ़े, तो यही लोग हैं जो ये ताकत दिखाते हैं। परिणाम तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये सब मिलकर के कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, हमने हमारा माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। ये रोते बैठने की स्थिति में से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर वो हमने किया तो हम स्थिति बदल सकते हैं। धन्यवाद मोदी जी। थैंक यू सो मच। पारुल Agrawal from Mumbai. Yeah, hi Ajay. Thank you for giving me an opportunity to speak to Modi ji live right now. Namaste Modi ji. Namaste Parul. मैं Parul Agrawal from Mumbai. I'm managing my own business. And first of all, I would really like to appreciate your efforts in managing and leading the state to such a progress that you are delivering right now. These last 1 month, our country has seen half the country has seen darkness, and क्योंकि मेरा खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बैक इन राजस्थान, सो हमें भी कई रातें ऐसी गुजारनी पड़ी जब हमारा प्रोडक्शन बंद रहा. At the same time, Gujarat is producing surplus power, and despite that, you have taken an initiative to bring solar energy. Using solar power, I see that as a initiative to save earth and save coal, save nuclear power to produce more energy, more electricity. Besides that, you also talked right now about rainwater harvesting. So I would like to know, are there any more measures you are taking for green initiative, and how much importance do you place on environment? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा पारुल आपने. पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा टेंशन है, लेकिन अगर हम भारत की सोच और कल्पना को साकार करें तो हम दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं. और मेरी एक किताब है कन्वीनिएंट एक्शन, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, आप उसको ई बुक के रूप में भी अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकती हैं. अल गौर ने एक किताब लिखी थी इनकन्वीनिएंट ट्रूथ, मैंने किताब लिखी है कन्वीनिएंट एक्शन, क्योंकि मैंने बताया है कि भाई इस सारी चीजों के रास्ते हैं. दुनिया कोई डूब जाने वाली ऐसा नहीं, इसका रास्ता खोजा जा सकता है. दूसरा, जहां तक बिजली का सवाल है, मैं जब 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री बन के आया तो मेरे मित्र वगैरह मुझे कहते थे कि मोदी जी कुछ तो करो, कम से कम शाम को डिनर के टाइम तो बिजली दो. डिनर के समय भी मेरे गुजरात में बिजली नहीं थी, लोगों को अंधेरे में खाना पड़ता था. आज मेरे यहाँ सरप्लस बिजली है और सरप्लस बिजली हम और राज्यों को देने के लिए तैयार हैं. लेकिन हम सोलार एनर्जी में इसलिए नहीं गए कि हमें बिजली का शॉर्टफॉल था. मैं ऑलरेडी 4000 मेगावाट सरप्लस था, तब मैंने सोलार एनर्जी में जाने का निर्णय किया था. और उसके पीछे मेरा कारण है, इट्स अ आर्टिकल ऑफ फेथ. मैं मानता हूं कि हमने एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की दिशा में जाना पड़ेगा. हमने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर बंद करना पड़ेगा. मिल्किंग ऑफ द नेचर ही हमें अलाउड है. इस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. और इसलिए हमने सोलार के, जब मैंने सोलार पॉलिसी लाई, गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट जो सोलार पॉलिसी लाया, और तब हमने 13 रुपये रखा. बाद में भारत सरकार सोलार पॉलिसी लाई, उन्होंने 19 रुपया रखा. आप जानते हैं जब कॉल और गैस से बिजली 2.5 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया मिलती हो और कोई 13 रुपये से बिजली खरीदने की बात करेगा तो उस पर भ्रष्टाचार के कैसे गंभीर आरोप लगते हैं. मुझ पर भी बड़े ढेर सारे आरोप लगे, लेकिन मैं नेक ईमानदारी से काम करना से मैं डिगा नहीं. मैं 13 रुपया लेकर के बाजार में गया और आज
गुजरात गेम चेंजर बन गया है। अगर किसी को हिस्ट्री लिखनी होगी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने 13 रुपये से बिजली लेना शुरू किया था, आज पूरे एशिया में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी पैदा करने वाला राज्य गुजरात बन चुका है। और हमारा सोलर पार्क ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने वाला है। गुजरात विल बी द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द सोलर एनर्जी बनने वाला है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम ये आया है कि जो बिजली 13 रुपये में मिलती थी और कोयला वाली और गैस वाली 3 रुपये में मिलती थी, 3 वालों का दाम बढ़ते 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 5 की तरफ जा रहा है, और 13 वाला जो था वो कम होते होते 8 और 7 पे आ रहा है। और विद इन 2016 और 2017 मैं विजुलाइज करता हूं कि कोल और गैस से बनने वाली बिजली और सोलार से मिलने वाली बिजली दोनों के दाम इक्वल हो जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं मानव जाति की कितनी बड़ी सेवा होगी। दूसरा एक हमने इनिशिएटिव लिया है कैनाल सोलार पैनल का। कैनाल के ऊपर सोलार पैनल डाली हमने, ये पहली बार दुनिया में हुआ है। ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि हमें जमीन की जरूरत नहीं पड़ रही है, कैनाल के ऊपर ही सोलार पैनल डाल देते हैं, और इसके कारण कैनाल में जो पानी बह रहा है, प्रति वर्ष 10 मिलियन लीटर पानी, 1 करोड़ लीटर पानी इवोपरेट होने से बच रहा है। जमीन बच रही है। दूसरा, नीचे पानी बहने के कारण वहां का माहौल थोड़ा ठंडा रहता है। ठंडा रहने के कारण एनर्जी जनरेशन में 16% ज्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है, तो हमें इकोनॉमिकली वायबल हुआ है। और आने वाले दिनों में मैं हैंगिंग माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन पर जाने वाला हूं। ऊपर सोलर पैनल हो, नीचे माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन हो, कैनाल का पानी बहता हो तो हाइड्रो की बिजली मिलेगी, सोलार की बिजली मिलेगी, और गांव पास में होता है वहीं पर ट्रांसमिशन होगा तो ट्रांसमिशन लॉस भी बच जाएगा। एक योजना से 5-5 प्रकार के फायदों से कितना लाभ मिलता है इसका आप अंदाज कर सकते हैं। भविष्य में मेरे मन में एनवायरमेंट के रिलेटेड बहुत से सारे प्रोजेक्ट हैं और हम उसको करके रहेंगे। मैं समझता हूं कि दुनिया के, गुजरात इज ओनली स्टेट, पूरे विश्व में देयर आर 4 गवर्नमेंट जिनका क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है। इन 4 सरकारों में एक गुजरात की सरकार है जिसका अपना क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है। हिंदुस्तान में न किसी राज्य का है न हिंदुस्तान की सरकार का है। गुजरात इज ओनली स्टेट वेयर वी हैव सेपरेट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। तो आप जानते हैं कि मेरा कितना कमिटमेंट है, मेरा पैशन है, और उसके कारण हमको ये परिणाम मिला है। धन्यवाद। ये आपके सवाल के लिए मैं आपका आभारी हूँ। Thank you so much, sir. It is wonderful to know how many more initiatives you are taking. Thank you so much. Thank you. We have Mr. Jeevan from Tokyo. नमस्कार मोदी जी। नमस्ते। And नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार। I am Jeevan from Tokyo, working as a IT management professional. मैं ये कहने में गर्व हूँ सर, 10 साल पहले इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देश के बीच में प्राइम मिनिस्टर्स ने अनाउंस किया था। उसके बाद मैं जापान पहुंचा था और तब से मैं इधर काम कर रहा हूं सर। आपसे लाइव पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मौका मिला। आपसे एक सवाल पूछना था सर, एक रेंजिंग क्वेश्चन that I lead every day from India, and a question that has naturally been a talking point in India too is, what is the road ahead for Sri Narendra Modi ji? You do know lot of people see you as a future prime minister, and what are the priorities for this nation after this government goes? मुझे पूरा सवाल आपका सुनाई नहीं दिया, बीच बीच में कहीं ब्रेक हो रहा था। ओके सर। लेकिन आप दोबारा मुझे कह सकते हैं? यस सर। शॉर्ट में कह सकते हैं? यस सर। सर सारा आउटसाइड दुनिया का a ranging question that I read every day from India, a question that has naturally been a talking point outside India too is, what is the road ahead for Sri Narendra Modi ji? देखिए, मैं जीवन में कुछ बनना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। तो ये मेरा एक ही रोड है, एक ही मेरी मंजिल है, यही मेरा मकसद है।
जीवन में कभी भी मैंने बनने के सपने देखे नहीं। और मैं जब भी कभी स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, नौजवानों से बात करता हूँ कि बनने के सपने कभी मत देखो, कुछ करने के सपने देखो, करते करते बहुत कुछ बन जाओगे। और इसलिए मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे कोई सपने नहीं है। दूसरा, आज गुजरात की जनता ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, उसी जिम्मेवारी से मैं ऐसा काम करके दिखाना चाहता हूं ताकि मेरे देश में एक विश्वास पैदा हो कि हमारा देश भी बहुत कुछ कर सकता है। आवश्यकता है एक विश्वास पैदा करने की, एक होप पैदा करने की, और मैं उसमें लगा हुआ हूं। ये जो निराशा का माहौल है, हमारा देश में कुछ हो नहीं सकता है, सब डूब चुका है, कुछ होने वाला नहीं है, ये जो मनस्थिति है मुझे बदलनी है। और वो बदलने भाषणों से नहीं होने वाली, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अगर गुजरात अकाल पीड़ित राज्य 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ करके दिखाता है तो हिंदुस्तान के और किसानों को लगेगा यार हम भी कर सकते हैं। ये माहौल मुझे बनाना है और मैं उसी में लगा हूं। आप जैसे मित्रों से नई नई चीजें सीखता हूं, समझता हूं और उसको लागू करने की कोशिश करता हूं। पिछले दिनों में जापान आया था। जापान ने जिस प्रकार से मुझे प्रेम दिया है, स्वागत और सम्मान दिया है, मैं विशेष रूप से जापान का बहुत आभारी हूं। हम जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं उसमें जापान, जो कि दुनिया का समृद्ध देशों में से एक है, सेकंड बेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, वो गुजरात का पार्टनर होता है। इस बार भी जापान ने गुजरात के पार्टनर कंट्री के रूप में आने का तय किया है। तो इस प्रकार से गुजरात और जापान बहुत ही निकट आ रहे हैं। हम 2 रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, 2 सिटी, 2 जापान छोटी सिटी हम यहाँ खड़े करने जा रहे हैं ताकि जापान के लोग यहाँ आए तो उनकी सुविधा बढ़े। 2 हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं जिसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन जापान का है। तो जापान इन दिनों काफी बड़ी तेज गति से गुजरात की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जापान और गुजरात के रिलेशन एक नई ऊंचाई पर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। 2007 में बहुत बड़ा डेलीगेट आया था सर, तब मिले थे जी। 2013 11 जनवरी मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। 2013 11, 12, 13 जनवरी हमारा वाइब्रेंट समिट होगा और उस समिट में आने के लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। 2012 दिसंबर में हमारा चुनाव है, 2013 में ये होगा और मैं जरूर आपका स्वागत करूंगा। Time to end the chat and और एक क्वेश्चन था सर, इधर सब लोगों का कहना है सर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर आप हैं। अब ये ऐसी बात है जिसको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। Okay, thanks so much. I think we'll end our hangout now and I think technology is amazing कि आप सब दुनिया के पता नहीं किस किस कोने में है और but मेरे हिसाब से तो आप सब यहाँ CM के घर पे बैठे and talking to him. So thank you so much. It was lovely talking to you all. Thanks. सभी दर्शक मित्रों और जिन मित्रों ने पूछा, मैं आपका आभारी हूँ कि बड़े विविधतापूर्ण सवालों से आज मुझे रूबरू होने का अवसर मिला और सभी दर्शकों का भी मैं आभारी हूँ। मुझे बताया गया कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है आज एक साथ इतने हिट्स आना और लोगों को एक साथ देखना। अब टेक्नोलॉजी का कितना लाभ उठाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए, संवाद के लिए कितना बड़ा उत्तम साधन बनी है, इसका हम आज अनुभव कर रहे हैं। मैं गूगल प्लस के मित्रों का बहुत आभारी हूँ और मैंने पहले ही कहा था कि मेरी गूगल प्लस एक नई व्याख्या बन गई है कि गूगल प्लस इज ए पल्स ऑफ ग्लोब और एक ग्लोब की पल्स का प्रकटीकरण वाला गूगल प्लस बन गया है। मैं गूगल प्लस की टीम को बहुत अभिनंदन करता हूं। पिछले 1 महीने से उन्होंने भारी मेहनत की है। जिन्होंने मुझे आज सवाल पूछे हैं, ये सवाल हजारों की तादाद में है। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जो जनरलाइज बातें हैं उसका ईमेल तैयार करके मैं आप सबको ईमेल से भेजूंगा और मैं आपसे संवाद बनाने की कोशिश करूंगा। जिन मित्रों ने मुझे सवाल रूबरू में आकर के पूछे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे किसी बात से रत्ती भर भी किसी को हर्ट नहीं हुआ होगा, संतोष हुआ होगा, एक तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना फिर से एक बार कहता हूं, मैंने जो भी कहा है दिल से कहा है, कोई लाग लपेट के बिना कहा है। मुझे विश्वास है कि हमारा यह नाता और अधिक गहरा बनेगा
और हम सब मिलकर के मानव जात के कल्याण के लिए प्रयास करेंगे, माँ भारती की सेवा के लिए प्रयास करेंगे। और मुझे गुजरात का काम मिला है, मैं गुजरात अच्छे ढंग से चलाऊं, अच्छा काम करूं, इसके लिए मुझे आप सबके आशीर्वाद मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।